तो आज के पॉडकास्ट हम लोग 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। वील स्टार्ट विद कैसे गुजरात टाइटंस ने फाइनली राजस्थान रॉयल्स के डोमिनेंस को एंड कर दिया इन दी आईपीएल। कैसे मुंबई इंडियंस ने वर्चुअली एलिमिनेट कर दिया बैंगलोर को फ्रॉम आईपीएल 2024। एंड फिर आईपीएल के लास्ट टॉपिक पे चलेंगे विच इज क्या केकेआर एलएसजी के अगेंस्ट अपना कर्स, अपना जिंक्स को खत्म करके फाइनली उनको हरा पाएगी। एक डिटेल प्रीव्यू निकालेंगे इसका। लास्टली फ्रॉम फुटबॉल विल टॉक अबाउट कैसे बार्सिलोना ने सबको इंक्लूडिंग मी या बार्सा फैन हम सबको शॉक करके पीएसजी को उनके घर पे जाके हराया। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो विल स्टार्ट विद राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। राजस्थान के घर पे मैच था, ये जयपुर में मैच हो रहा था। द फर्स्ट गेम ऑफ दिस सीजन जहाँ पे हमें थोड़ी सी बारिश की झलक देखने को मिली। टॉस से पहले बारिश हो जाती है बट मैच में ओवर से कोई डिडक्शन नहीं होता थैंकफुली। बट बारिश के चलते एक इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या होता है हमेशा कि टॉस जो है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है नेचुरली, चाहे कितना भी रिलेवेंट हो इससे पहले। बिकॉज अगर बारिश का चांस है तो डीएलएस मेथड आएगा, बारिश का चांस है तो बॉल गीली होती रहेगी। ऐसे में इट इज ऑलवेज सेफर टू विन द टॉस एंड बॉल फर्स्ट, एंड वही एग्जैक्टली गुजरात टाइटंस ने करा। तो ऐसे में ना एक थोड़ी सी अनफेयर एडवांटेज तो मिल जाती है जो भी टीम टॉस जीत के बॉलिंग कर रही होती है इन अ रेन अफेक्टेड गेम। हमने लास्ट सीजन ये आईपीएल फाइनल के टाइम पे भी देखा था कितना इफेक्ट बढ़ता है इस चीज़ का। एंड सेम यहीं पे हुआ, अल्टीमेटली गुजरात जीतती है बट कैसे जीती उसको ब्रेक डाउन करेंगे हम लोग। जस्ट कमिंग टू द लाइनअप्स वेरी क्विकली, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस थे। ठीक है, स्पीकिंग फॉर राजस्थान रॉयल्स, जिन लोगों ने ज़्यादा टिंकर करा नहीं अपने लाइनअप से एंड बहुत ही स्मार्टली यूज़ करा इम्पैक्ट प्लेयर को इस बार, क्योंकि पहले बैटिंग आई थी तो बर्गर स्टार्ट नहीं कर रहे थे लाइनअप में। द इंटरेस्टिंग पॉइंट वॉज कि वो खेले ही नहीं पूरे मैच में। कुलदीप सेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक इन दिस गेम, जिन्होंने आगे जाके विकेट भी लिए, सबको इतना ज़्यादा एक्साइट कर दे कि अब लोग इस बॉलर के लिए भी वर्ल्ड कप शाउट्स क्रिएट करके दे रहे हैं जस्ट लाइक मयंक यादव। I think people get a little overboard, but he surely impressed a lot. साथ ही साथ केशव महाराज was used as an impact player this time instead of Nandre Burger, so that was a very interesting pick as well. As far as Gujarat is concerned, गुजरात में शरद जो कि उनके विकेट कीपर थे लास्ट मैच में वो नहीं थे। दर्शन नलकांडे उनको नहीं खिलाया गया था इस मैच में। मैथ्यू वेड को फाइनली एक चांस दिया गया यहाँ पे, विच मींट केन विलियमसन भी नहीं होंगे। एंड अभिनव मनोहर वो भी साथ में खेल रहे थे। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वॉज शाहरुख खान को फाइनली एज एन इम्पैक्ट प्लेयर इस मैच में यूज़ करा गया। अब क्या उनको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ करना चाहिए बिकॉज ही इज़ एन ऑलराउंडर। आई हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस फैक्ट कि आप किसी ऑलराउंडर को एक इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज़ क्यों ही करना चाहोगे। इम्पैक्ट प्लेयर इज मेंट फॉर स्पेशलिस्ट लाइक प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर बॉलर्स, सो यू लिमिटिंग द वैल्यू दैट एन ऑलराउंडर कैन ऐड टू द गेम। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा गुजरात को अपने कॉम्बिनेशन को, बट एटलीस्ट दे गिव अ चांस टू शाहरुख खान फाइनली एंड he did his job to a certain extent. Let's be very honest about that. So coming to the first innings, फाइनली हमें यशस्वी जायसवाल से थोड़े रन देखने को मिलते हैं। अब आजकल ना कई ज़्यादा शाउट्स मिलने लग गए कि शायद यशस्वी जायसवाल स्टार्ट भी ना करे वर्ल्ड कप में या फिर स्क्वाड में ही ना हो। ऑफकोर्स बिकॉज गिल भी अच्छा खेलने लग गया है, अभी ईशान किशन ने भी रन मार दिए, वो भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। प्लस जायसवाल, विराट कोहली एंड रिंकू तीनों साथ में हो नहीं सकते लाइनअप के अंदर। तो जायसवाल इज बिकमिंग एन ईजी टारगेट राइट नाउ बिकॉज उसके परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही हैं इस आईपीएल में सो फार। आई थिंक इट इज़ अ बिट रिएक्शनरी टू से बिकॉज अभी 4-5 मैचेस से पहले ही वॉज अनशेकेबल फ्रॉम द टीम। ही वॉज द फर्स्ट स्टार्टर ऑन द टीम। कई लोग कहते हैं रोहित शर्मा को हटा दो लेकिन जायसवाल को तो ओपनर होना ही चाहिए। तो आई थिंक पीपल आर गेटिंग अ बिट रिएक्शनरी ऑन दैट इन सेइंग दैट ये बात ज़रूर है कि हाँ, जितना हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम वो खेल रहा है आजकल, उसका एक बाय प्रोडक्ट ये है ही है। ये मैं पहले भी राजस्थान के गेम से बोल चुका हूँ बात कि कैसे अगर आप इतना ज़्यादा रिस्क लेके खेलोगे, आज भी अगर आप उसका डिसमिसल देखो कैसे आउट है अल्टीमेटली, स्कूप कर रहा था उमेश यादव को। ही डज नॉट नीड टू प्ले दैट शॉट, वो खेल रहा है आउट ऑफ स्किन जाकर, इसीलिए आउट हो रहा है। इतना ज़्यादा रिस्क ले रहा है इसीलिए आउट हो रहा है। वो चाहे तो इट्स नॉट लाइक ही इज गेटिंग आउट ऑन अ ग्रेट डिलीवरी, द बॉलर इज अर्निंग हिज विकेट, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है। ही इज लिटरली थ्रोइंग हिज विकेट अवे। एंड आई थिंक वो एक थोड़ा सा लेवल ऑफ इमेच्योरिटी है वहाँ पे, बट मुझे हमेशा ये लगता है कि T20 क्रिकेट जैसा मॉडर्न डे में होता जा रहा है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव योर इंस्टिंक्ट्स ऑफ हिटिंग आउट और गोइंग ऑल आउट एंड देन टेमिंग इट डाउन विद मेच्योरिटी रादर देन गोइंग द अदर वे अराउंड, विच इज़ कि आप डिफेंस कर रहे हो बॉल को, आपका पहला अप्रोच है टू सर्वाइव ऑन द विकेट एंड देन आप उसके ऊपर बिल्डअप कर रहे हो कैसे अटैक करना है। आई थिंक उल्टा अप्रोच होना ज़रूरी है आज के डेट में। सो आई थिंक यशस्वी जायसवाल का जो आउट होने का पैटर्न है, it clearly shows that he has to strike the right balance between playing an all-out game जहाँ पे वो पहली बॉल से अग्रेसिवली खेल रहा है, but implementing that with sensible shots.
ये नहीं कि एकदम आउटलैंडिश होकर कुछ भी शॉट्स खेल जा रहे हो। वो इमेच्योरिटी जो है वो हट जाएगी, वो मेच्योरिटी आ जाएगी उम्र के साथ। एंड सो वी शुड नॉट गेट टू रिएक्शनरी ऑन हिम। रिगार्डलेस ही वॉज द वन हु डिड द बल्क ऑफ द स्कोरिंग इन द पावर प्ले। उमेश यादव को काफ़ी एक्सपेंसिव भी रखते हैं वो पावर प्ले के अंदर, बट उन्हीं पे आउट हो जाते हैं अल्टीमेटली। जॉस बटलर वॉज स्ट्रगलिंग भाई, जॉस बटलर वॉज स्ट्रगलिंग। 43 for 2 होती है राजस्थान इन द पावर प्ले। द इंटरेस्टिंग पॉइंट वॉज राशिद खान वंस अगेन पावर प्ले के अंदर बॉलिंग कर रहे थे। ये एक नया फिनोमेना है जो हमने इस IPL में देखना शुरू करा है, कंसिस्टेंटली उनको बॉलिंग करते हुए पावर प्ले के अंदर। नाइस टू सी, बिकॉज जॉस बटलर को विकेट ले लेते हैं। बटलर एन इंग्लिश प्लेयर, ये मैं 100 बार पहले बोल चुका हूँ, दीज गाइज डोंट नो हाउ टू प्ले रिस्पिन। फॉर सम रीजन दे डोंट सीम टू फिगर आउट कि कब गुगली आने वाली है, कब लेग ब्रेक आने वाली है, कब टॉप स्पिन होगी, कब फ्लिपर होगी, समझ में नहीं आता। लेग ब्रेक इनको समझ में आती ही नहीं है। ही गेट्स आउट। द मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज अल्टीमेटली गुजरात जीत गई तो ये बात इतनी कंटेंशन में आएगी नहीं। रियान पराग का द वेरी नेक्स्ट बॉल स्लिप पे कैच छूटा था। आई नो ऐसे कैचेस यूजुअली टफ होते हैं, बट उसके बाद उसने जाके आगे 50 मारी है। एंड बाय चांस अगर राजस्थान ये मैच जीत गई होती तो फिर सब लोग उस मोमेंट पे कॉल आउट जरूर करते। आई थिंक दैट कुड हैव बीन अ गेम चेंजिंग मोमेंट, बिकॉज पराग हैज बीन द बेस्ट बैट्समैन फॉर देम इन द मिडिल ऑर्डर, द मोस्ट रिलायबल वन। एंड उसका विकेट अगर वहां पे आ चुका होता ना तो शायद टारगेट इतना होता भी नहीं। Regardless, he survived somehow, but I think Gujarat had the better power play if we compare their bowling with the batting of Rajasthan Royals. Moving forward, इसके बाद हम देखते हैं जब 10 ओवर खत्म हो जाते हैं, 6 से 10 ओवर के बीच में सिर्फ 30 रन आते हैं। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे नूर अहमद और राशिद खान दोनों टैंडम में बॉलिंग कर रहे थे, साइड बाय साइड बॉलिंग कर रहे थे। एंड इन दोनों ने जो है रुला रखा था सैमसन और रियान पराग को। रियान पराग एंड संजू सैमसन वर रियली कॉशियस इन दिस फेज इन माय ओपिनियन, बिकॉज दे नो कि राजस्थान रॉयल्स के पास ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, विच मीन्स कि बैटिंग में डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज टू मेनी विकेट्स इफ दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट अ कपल ऑफ विकेट्स इन द पावर प्ले। इट वॉज स्मार्ट प्ले बाय सैमसन एंड रियान पराग। इसका एक बाय प्रोडक्ट क्या है? अगर आप ऐसा खेलोगे तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो अगले 10 ओवर हैं उसमें रन रेट कॉम्पनसेट करने के लिए, बिकॉज अभी आपने विकेट तो बचा लिए बट आपको रन भी मारने पड़ेंगे। बारिश हो रखी है, बॉल गीली हो जाएगी सेकेंड इनिंग्स में, फेवर हमेशा चेसिंग साइड को मिलेगा ही मिलेगा। एंड टू देयर क्रेडिट उन्होंने ये चीज़ करके दिखाई भी, बिकॉज स्टैटिस्टिकली भी बात करते हैं सर इसकी, ठीक है। 10वें ओवर के बाद दे वाज 73 for 2। जब 15th ओवर तक पहुंचते हैं 134 for 2 हो चुके थे। अगले 5 ओवर में संजू सैमसन और रियान पराग ने जो बैटिंग करी है, एक भी विकेट नहीं गिरता, दोनों बैटिंग कर रहे थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दोनों की स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर भी हो चुकी थी बाय द 15th ओवर इटसेल्फ। तो द स्टेज वॉज सेट फॉर देम टू स्कोर अबव 200 स्ट्राइक रेट वाइज इन द लास्ट 5 ओवर्स। साथ ही साथ इस फेज में नूर, मोहित एंड स्पेंसर, ये 3 बॉलर्स थे जिनकी सबसे ज़्यादा कुटाई हुई है। इन तीनों ने ये फेज में बॉलिंग करी थी एंड दे कुड नॉट टैकल द काउंटर अटैकिंग स्किल्स ऑफ रियान पराग एंड संजू सैमसन क्लियरली। रिगार्डलेस दिस सेट अ वेरी गुड स्टेज कि भाई अब यहाँ से हम लोग 200 की तरफ बढ़ सकते हैं आगे। लास्ट ओवर्स में आखिर के 5 ओवर में 66 रन बनना हमने बनते हुए देखे, हमने 70, 75, 80 रन भी बनते हुए देखे। एंड सिर्फ 2 ही विकेट गिरे, 8 विकेट हाथ में, तो राजस्थान रॉयल्स कुड वेल हैव डन दैट, ठीक है। इस फेज में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें जल्दी से 61 रन आए तो बहुत अच्छे ये फेज गए। पहले के 4 ओवर में सिर्फ 30 रन आए थे, यहाँ पे हमने डबल अप कर दिया, तो दैट वाज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट फ्रॉम संजू एंड रियान पराग। बट लास्ट 5 ओवर्स की बात करते हैं, ठीक है। इन लास्ट 5 ओवर्स में 62 रन और आते हैं। वी जस्ट फेल शॉर्ट ऑफ 200 रन। 196 पे हम लोग खत्म करते हैं अल्टीमेटली। 3 ही विकेट गिरते हैं, सिर्फ एक और विकेट गिरता है। एंड द पॉइंट इज कि यहाँ पे संजू सैमसन ने जिस तरीके से खेला है, सिंगल हैंडेडली कैरी करके गया टीम को। वो रियान पराग टुवर्ड्स द एंड आउट हो जाता है, बट संजू सैमसन ने अनदर कैप्टन इनिंग्स, आई थिंक ही इज ऑल्सो इन द लिस्ट फॉर द ऑरेंज कैप। रियान पराग तो सेकंड पे चल रहा है अभी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट थर्ड पे शुभमन गिल है, फर्स्ट पे विराट कोहली, दोनों ने एक मैच एक्स्ट्रा खेला है अभी। तो रियान पराग इज वेल इन द रेस टू विन द ऑरेंज कैप, स्पेशली क्योंकि विराट कोहली अब जल्दी आउट हो गया है। तो अ ग्रेट इनिंग्स बाय बोथ ऑफ देम। अगर मैं गुजरात की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग राशिद खान के ऊपर कह सकते हैं कि हाँ इस बंदे ने, ये स्टैंड आउट बंदा था, इसने बहुत तगड़ी बॉलिंग करी है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी बॉलर, इवन मोहित शर्मा इन माय ओपिनियन, वंस अगेन डेथ ओवर्स में नहीं चला इस बार। दैट इज एन अलार्मिंग कंसर्न फॉर गुजरात टाइटंस। 1-2 मैचेस अभी हो चुके हैं हमें देखते हुए। द प्रॉब्लम इज क्योंकि आपके पास शामी नहीं है, क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या से एक्सपीरियंस प्लेयर बैटिंग में नहीं है,
तो इसलिए ना आपकी डेथ ओवर्स में आप कितने रन लीक कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टैक्टिकली स्पीकिंग. एंड सो वहाँ पे मोहित शर्मा का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है बिकॉज मोहित शर्मा टीम में है ही इसलिए. इफ़ यू नोटिस मोहित शर्मा 10 ओवर से पहले कभी बॉलिंग करता ही नहीं है, हमेशा सेकेंड फेज में आता है. तो जो आखिरी के 10 ओवर होते हैं किसी भी टीम के उसमें से 4 ओवर हमेशा मोहित शर्मा के होते हैं. तो अगर मोहित शर्मा के ओवर्स एक्सपेंसिव जा रहे हैं इसका डायरेक्टली मतलब ये है कि दूसरी टीम ने अपने बैटिंग करते वक्त सेकेंड हाफ में डोमिनेट करा है. सो मोहित शर्मा का चलना बहुत ज़्यादा क्रूशल है बिकॉज स्पेंसर पे मैं इतना रिलाई करना नहीं चाहता पर्सनली. एंड फिर बाकी स्पिनर्स पे आप कितना ही मतलब मिडिल फेज में आपको जिता के दे रहे हैं, क्या डेथ ओवर्स में भी करके दें, हर चीज़ वही करके दें. तो somebody हैज़ टू स्टेप अप. वहाँ पे आई थिंक चूक गई गुजरात टाइटंस टू अ सर्टन एक्सटेंट. एंड आई थिंक 196 का टारगेट यहाँ पे गुजरात कह रहा हूँ, राजस्थान ने पहले भी डिफेंड करा हुआ है. एंड गुजरात की बैटिंग लाइनअप इज वन ऑफ द वीकर वंस इन माई ओपिनियन दिस सीजन, स्पेशली जब से मिलर गया. तो राजस्थान रॉयल्स को मुझे लगता है पर्सनली कि जब हाफ टाइम हुआ था, जब ये इनिंग्स ब्रेक हुआ था, उस टाइम पे दे शुड हैव और दे मस्ट हैव बीन थिंकिंग कि हम लोग को मैच यहाँ से जीतना चाहिए. एंड दे शुड बी अ बिट डिसअपॉइंटेड कि ये लोग ये मैच नहीं जीत पाए. ऐसा भी नहीं था कि मैच वन साइडेड जीते, काफ़ी क्लोज गया मैच विच ओनली एड्स अप टू द डिसअपॉइंटमेंट. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सेकंड इनिंग्स पे चलते हैं सर जल्दी से. यहाँ पे उन्होंने देखते हैं पावर प्ले में बड़ी केयरफुल स्टार्ट थी, विकेट एक भी नहीं गिरता है. साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल ओपनिंग कर रहे होते हैं. मैथ्यू वेड कुड हैव बीन यूज्ड एज एन ओपनिंग ऑप्शन इन माई ओपिनियन क्योंकि साई सुदर्शन ने, अब मैं यहाँ पे जरा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, 44 रन बने, विकेट एक भी नहीं गिरा. अगर हम लोग इसको राजस्थान के पावर प्ले से कंपेयर करें, राजस्थान के 43 रन ही बने थे, 1 रन कम बना था और 2 विकेट ज़्यादा गिरे थे. सो पावर प्ले का बैटर जो था बैटिंग वाइज वो गुजरात का बेटर गया है. प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या थी? सारा का सारा प्रेशर शुभमन गिल के ऊपर आया हुआ था. साई सुदर्शन ने इस फेज में 22 बॉल्स पे सिर्फ 23 रन मारे थे. 22 बॉल्स इज ऑलमोस्ट 4 ओवर्स आउट ऑफ द 6. ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द ओवर साई सुदर्शन खा के बैठा हुआ है. एंड स्ट्राइक रेट उसकी जस्ट ओवर 100 है. एंड साई सुदर्शन ने ना 1-2 मैचेस में थोड़ा प्रॉमिस दिखाया है कि ही कैन अप हिज स्ट्राइक रेट, बट इट इज़ फेयर टू अज्यूम बाय नाउ, इतना हमें डेटा मिल गया, 4-5 मैचेस हो चुके हैं, कि हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट इज दैट ऑफ एन एंकर. ही डज नॉट हैव और ही इज़ नॉट द फायर पावर टेम्पलेट जो कि आजकल के मॉडर्न T20 बैट्समैन में रिक्वायर्ड होता है. आई थिंक ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है बिकॉज फिर गिल के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर आ रहा है. ही हैज़ टू बी दैट फायर पावर गाय. प्लस मिडिल ऑर्डर में जो इनके इंडियंस और आते हैं यूजुअली, उनमें बहुत ज़्यादा फायर पावर खुद में ही नहीं है. तो आप कहाँ से एक्सप्लोजिविटी लेके आओगे मिडिल ऑर्डर में? अब तो डेविड मिलर भी नहीं है. तो आई थिंक ये एक इशू है विच इज़ वाई आई थिंक ये जीत निकालना यहाँ से वो गुजरात के लिए एक बहुत बड़ा फीट है. एंड दे शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर दिस बिकॉज बाय ऑल मीन्स एवरीथिंग पॉइंटेड टुवर्ड्स द फैक्ट कि गुजरात ये मैच नहीं जीतेगी डिस्पाइट विनिंग द टॉस. दैट इज हाउ वीक देयर बैटिंग इज एंड स्टिल दे मैनेज टू विन दिस वन थैंक्स टू शुभमन गिल जिसने एंड तक बैटिंग करी, थैंक्स टू तेवतिया ऑफ कोर्स, एंड द फैक्ट कि अगर राशिद खान आपको मैच जिता के दे रहा है अल्टीमेटली तो मतलब आपके बैट्समैन फेल हो चुके हैं. ये बात तो आपको माननी पड़ेगी. बट राशिद खान इतना क्लच प्लेयर है ना कि उसने बॉलिंग तो अच्छी करी सो करी, बैटिंग में भी एंड तक मैच जिता के लाया वो. दैट वॉज द ग्रेट पार्ट कि एक एक्सपीरियंस्ड फॉरेन प्लेयर, आई नो ही इज ओनली 24-25, गिल की उम्र का ही है, बट द फैक्ट दैट उस उम्र में वो इतनी मेच्योरिटी दिखा रहा है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है कि आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो विद बोथ द स्किल सेट्स. आई थिंक डिजर्वेडली मैन ऑफ द मैच उसको मिला है. मूविंग फॉरवर्ड हम लोग यहाँ से आगे बात करते हैं. जब 10 ओवर खत्म हुए थे गुजरात टाइटंस वॉज 76 for 1. ठीक है, यहाँ पे चहल ने 2 ओवर डाले थे पर्टिकुलरली इन 4 ओवर में से, उसमें 21 रन खाया था. उसके पहले 2 ओवर बड़े एक्सपेंसिव थे. चहल डिड नॉट स्टार्ट द गेम प्रीटी वेल. इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड अश्विन का गेम मुझे लगता है स्टार्टिंग के पहले 2 ओवर्स में बेटर था चहल से, बट एंड आते आते उल्टा हो गया. वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे. चहल की मास्टर क्लास थी वहाँ पे. साई सुदर्शन ने इस फेज में ऑफकोर्स रियलाइज करा दैट ही हैज़ नॉट बीन अप टू द मार्क, बहुत स्लो खेल रहा है एंड एक्सेलरेट करने के चक्कर में ही अल्टीमेटली आउट हो जाता है. अ ग्रेट DRS बाय राजस्थान रॉयल्स आई मस्ट से, क्योंकि जब रिप्ले देखा तो प्लम लग रहा था. मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब अंपायर ने आउट क्यों नहीं दिया, LBW क्यों नहीं दिया, बट रिगार्डलेस अ गुड डिसीजन. वहाँ से एक विकेट गिरता है. इसके बाद हम लोग देखते हैं शुभमन गिल तो कैरी ऑन कर ही रहा है एक एंड से, बट दूसरे एंड से फिर एक स्टीप फॉल आना शुरू होता है. जब हम देखते हैं कि आई थिंक 11th ओवर था, कौन सा था, जो कुलदीप सेन बॉलिंग करने के लिए आता है एंड ही गेट्स मैथ्यू वेड एंड अभिनव मनोहर इन 1 ओवर इटसेल्फ. दोनों के डंडे खड़े कर देता है भाई, दोनों को बोल्ड करता है. इनफैक्ट मैथ्यू वेड शायद प्लेड ऑन हुआ था, बट अभिनव मनोहर जिस तरीके से आउट हुआ है, ठीक है, आई जस्ट वांट टू ब्रेक इट डाउन टेक्निकली फॉर अ मिनट बिकॉज
थोड़ा वियर्ड लगा मुझे देखे किस तरीके से आउट हुआ है। बॉल इज पिचिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप, वहाँ से सीम करके बॉल अंदर आ रही है। उससे पहले की भी जो बॉल थी वो सारी सीम करके अंदर ही आ रही थी, ऐसा नहीं था कि कोई सेटअप करा है बहुत ज़्यादा। अभिनव मनोहर का जिस टाइम पे बॉल डंडों पे लगी है, जिस टाइम पे बोल्ड हुआ है, उस टाइम पे अभिनव मनोहर का आप स्टांस देखना, क्या पोजीशन है उसकी, उसके ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप दोनों एक्सपोज्ड हैं। आई थिंक दिस इज अ बेसिक थिंग कि आपको विकेट्स कवर करके सामने की बॉल को डिफेंड करना होता है। सो आई थिंक वहाँ पे फुट मूवमेंट में थोड़ा सा कमी रह गई। एंड कोई बात नहीं, क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कितनी मैच खेला है बेचारा यार, अभी रिदम में आएगा तब इवेंचुअली वी कैन जज हिम। बट हाँ, टेक्निकली आई थिंक ही वॉज कम्प्लीटली आउटक्लास बाय कुलदीप सेन, तो वहाँ पे ही कुड हैव डन बेटर। वो स्किल में एक कमी रह गई वहाँ पे बैटिंग की। रिगार्डलेस कुलदीप सेन के इस ओवर की वजह से आई थिंक वंस अगेन आई वुड रिएटरेट कि यहाँ से राजस्थान को ये मैच जीतना चाहिए था। एंड द फैक्ट कि गुजरात यहाँ से मैच जीती है वो मिरेकल ही है। बिकॉज लेट्स मूव फॉरवर्ड, 10 से 15 ओवर के बीच में बाय द 15th ओवर 124 रन बन चुके थे गुजरात के, बट 4 विकेट गिर चुके थे। दिस वॉज द प्रॉब्लम। कुलदीप सेन के आई थिंक कितने ओवरऑल 3 विकेट हुए, कुछ हुए 3 विकेट हुए शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। शंकर आता है, विजय शंकर आता है इस फेज में, एंड ही ट्राइज टू एक्सेलरेट इन द मिडिल ऑर्डर। आई थिंक 3 डाउन पे आया था वो, ठीक है, स्टार्ट ठीक करता है, थोड़ा सपोर्ट भी करा शुभमन गिल को। बट मैंने एक चीज़ ये IPL शुरू होने से पहले बोली थी, कैसे अगर विजय शंकर को स्टार्ट तो हमें कराना ही चाहिए फॉर श्योर, बिकॉज लास्ट IPL उसका बड़ा अच्छा गया था। सो स्टार्ट कराओ, बट अगर 4-5 मैचेस हो जाए एंड यू सी नो साइंस ऑफ परफॉर्मेंस, देन यू शुड थिंक अबाउट रिप्लेसिंग हिम विद समबडी एल्स। एंड दिस इज वेयर आई वांट टू से कि शायद शाहरुख खान को आप स्टार्ट कराना चाहिए, एंड मे बी विजय शंकर को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आप शिफ्ट कर दो। अगर वहाँ पे ही परफॉर्म नहीं करता, देन ग्रेजुअली फेज हिम आउट ऑफ द लाइनअप, फिर एक किसी और बंदे को चांस दो वहाँ पे। अब वो टाइम आ गया, अब 4-5 मैचेस हो गए, अब वो टाइम आ गया कॉल लेने का। आई थिंक शाहरुख खान को अब स्टार्टिंग लाइनअप में होना चाहिए, बिकॉज इसके बाद शाहरुख खान आता है। एंड नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दैट, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे शाहरुख खान आके एक्सेलरेट जरूर करता है, बट उस पे he eventually gets out। उसके ऊपर चलो अच्छा लेट्स स्पेंड सम मोर टाइम ऑन तेवतिया शुभमन गिल फर्स्ट। पहली बात तो जब ये ओवर खत्म हो गए थे, 15 ओवर खत्म हो गए थे, 48 रन और चाहिए थे आखिर के 5 ओवर में, ठीक है, गेटेबल। आज के टाइम पे तो लगता है कि इतना चेजेबल होना चाहिए, आखिर के 2 ओवर में 30-35 रन बन जाते हैं। द पॉइंट वॉज विकेट काफ़ी गिर चुके थे, सो शुभमन गिल के ऊपर काफ़ी बड़ा ओनस था। अब इस पर और ज़्यादा एक बुरी बात क्या हो जाती है गुजरात के लिए, आई थिंक 16th ओवर की बात थी जब युजवेंद्र चहल बॉलिंग करने के लिए आते हैं। And this is where you have to appreciate the greatness of युजवेंद्र चहल। Once again I would point out कैसे उसको हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते वर्ल्ड कप के लिए। अभी जो उसने ब्रिलियंस दिखाई है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड की, गिल उसकी पिटाई कर रहा है, कूद कूद के उसको कवर ड्राइव के चौके मार रहा है। ही नोज कि वो स्टेप आउट करेगा, ही रीड्स इट, एंड फिर एक इतनी ज़्यादा वाइड बॉल डाल देता है ऑफ स्टंप के बाहर दैट शुभमन गिल हैज़ नो चॉइस टू थ्रो हिज बैट, एंड वो मिस करता है, उसको कंफर्टेबली मिस करता है बिकॉज बॉल इतनी ज़्यादा वाइड थी। ईजी स्टंप, वाइड हो गई तो हो गई, स्टंप आउट हो गया, शुभमन गिल आउट। कंप्लीटली फिगर्ड आउट द मूवमेंट ऑफ शुभमन गिल, ही रिकॉग्नाइज एंड एंटिसिपेटेड कि शुभमन गिल स्टेप आउट करने वाला है, सो ही बोल्ड अ वाइड डिलीवरी। इससे बेटर चीज़ आपको स्पिनर के लिए देखने को नहीं मिलती, इससे ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं देखने को मिलती। एंड वहाँ से चहल ने अपना कमबैक करा गेम के अंदर। द इंटरेस्टिंग पॉइंट वॉज उसके बाद आई थिंक 17th ओवर था जब अश्विन ने बॉलिंग करी थी, एंड इस ओवर में शाहरुख खान ने पिटाई करी है अश्विन की अच्छे से। एंड अश्विन ने वहाँ से जो है ना, वो जब 17th ओवर डाला उसके बाद से गेम फंसना शुरू हो गया था। अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस मैच में इतने सारे टॉप पॉइंट्स हैं आखिरी के 5 ओवर में, उसके बाद अल्टीमेटली शाहरुख खान आउट हो जाता है, ठीक है। आई थिंक ही प्लेड हिज कैमियो, थोड़ा सा गेम में ले आया गुजरात को, एंड फिर तेवतिया एंड राशिद खान रह गए थे। 18वां ओवर जो होता है वो आवेश खान डालता है। 18th ओवर में आवेश खान सिर्फ और सिर्फ 7 रन देता है, सिर्फ और सिर्फ 7 रन। आई नो हम लोग किस सेक्शन में जा रहे हैं कॉन्वर्सेशन की कि लास्ट ओवर किससे डरवाना चाहिए था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूँ। 18वें ओवर में द थर्ड लास्ट ओवर, उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 रन आए थे, विच मेंट कि आखिरी के 2 ओवर में कुछ 35 रन रह गए थे, ठीक है। एंड फिर लास्ट ओवर आते आते देयर वाज अ कंफर्टेबल मार्जिन, 15-17 रन रह गए थे कुछ, एंड आवेश खान को ओवर दिया जाता दोबारा। अब कई लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि संजू सैमसन की कैप्टेंसी जो कि इतनी अच्छी रही है इस सीजन में अभी तक, वो यहाँ पे कैप्टेंसी की वजह से राजस्थान मैच हार गई, ठीक है। आई विल नॉट डिबेट द फैक्ट कि कोई कह रहा है अगर कि ट्रेंट बोल्ट के सिर्फ 2 ही ओवर हैं पूरे मैच में, उससे क्यों नहीं बॉलिंग कराई, मैं उसको आर्ग्यू नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कोर्स भाई ट्रेंट बोल्ट का इतना एक्सपीरियंस रहा है, प्रूवन बॉलर है, मैच विनर है, तो क्यों नहीं कराओगे उससे। तो कोई भी बंदा अगर ये मेरे से आके कहता है कि ट्रेंट बोल्ट से बॉलिंग क्यों नहीं कराई,
तो सही बोल रहा है भाई, मैं कुछ गलत कह नहीं सकता उसमें. द पॉइंट इज आप संजू सैमसन का भी पर्सपेक्टिव समझना ज़रूरी है, ठीक है. आवेश खान जिसने इससे पहले एक मैच डेथ बॉलिंग में करके ही जिताया है, जहाँ पे उसने सिर्फ 6-7 रन दिए थे. फिर इसके बाद इस ओवर में ही, इससे पहले का जो इस मैच में ही जो इससे पहले का ओवर था, 18th ओवर था, उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 रन दिए. तो उसका फॉर्म इन डेथ ओवर्स बिल्डिंग अप टू दिस 20th ओवर हैज़ बीन वेरी गुड. तो संजू सैमसन क्यों नहीं टेम्प्ट होगा ये कहने को कि नहीं भाई आवेश खान तू ही बॉलिंग कर. मोर सो जब उसने इससे पहले का 18 ओवर बड़ा अच्छा डाला है, इससे पहले एक मैच ऑलरेडी जिताया है डेथ बॉलिंग करके. तो वो किस मुंह से मना भी करे आवेश खान को. एक तो होता है कि हाँ लॉजिकली बनता भी देना बॉलिंग क्योंकि उसका फॉर्म अच्छा है. दूसरी बात, अगर नहीं भी देना तो किस मुंह से मना करे. एंड एज अ कैप्टन वो कितना गंदा कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करेगा आवेश खान के ऊपर. तो आई थिंक उस सिचुएशन में जो उसने डिसीजन लिया, आई अंडरस्टैंड वेयर ही वॉज कमिंग फ्रॉम एंड मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा उस चीज़ के लिए. अब वो पुल ऑफ नहीं हुआ तो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको. मैंने ये सेम चीज़ उस मैच के लिए भी कही थी. आई एम फॉरगेटिंग किस टीम के अगेंस्ट था, जब आवेश खान ने लास्ट ओवर में मैच डिफेंड करके दिया था, कि लॉजिकली कोई सेंस बनता नहीं आवेश खान को बॉलिंग कराने का, बट उसने डिफेंड कर दिया तो उसको तारीफ करना बनता है. एंड संजू सैमसन को भी तारीफ करना बनता है, क्योंकि अगर नहीं करता तो गाली भी मिलती है संजू सैमसन को. एंड सो क्योंकि उस मैच में तारीफ मिली सैमसन को, तो इस मैच में कोई गाली दे भी रहा है तो आई अंडरस्टैंड, बट अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ संजू सैमसन एज वेल. ऑल इन ऑल लास्ट ओवर में देयर वाज अ लॉट ऑफ मैडनेस. तेवतिया कुछ शॉट्स मार के फिर वो रन आउट हो जाता है. कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि डाइव क्यों नहीं मारी. आई थिंक ही वाज सो फार बियॉन्ड द क्रीज कि वो फ्रेम में भी नहीं था जब चेक कर रहे थे रन आउट का. तो वहाँ से डाइव मारने का कोई सेंस था नहीं. प्लस द क्लचनेस ऑफ राशिद खान टू एंड द गेम विद दैट. शुभमन गिल भी इंटरव्यू में कहता है बाद में हर्षा बोगले से कि हर्षा बोगले सेड कि वी ऑल थॉट यू टुक द गेम टू डीप एंड इट वाज टू लेट, एंड देन ही सेड कि नेक्स्ट टाइम गुजरात इज प्लेइंग डोंट थिंक लाइक दैट. मतलब ठीक है, सब कहने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं बातें, बट आई थिंक हर्षा बोगले ऑल्सो हैड हिज पॉइंट फेयर, बिकॉज ये इट वॉज टच एंड गो. राशिद खान ने लास्ट बॉल में चौका मार दिया, अगर कुछ और हो जाता तो हार भी जाते गेम. देन शुभमन गिल वुड नॉट हैव बीन एबल टू से दैट, बट क्योंकि पुल ऑफ हो गया तो तारीफ करना बनता है, जस्ट लाइक फॉर संजू सैमसन. एंड यही तो गेम है क्रिकेट का. ऑल इन ऑल राशिद खान ने अपनी ग्रेटनेस दिखाई भाई इस मैच में, होपिंग कि आगे जाके ही डज वेल फॉर गुजरात, नॉट जस्ट विद द बॉल बट ऑल्सो विद द बैट, स्पेशली अगर इनका मिडिल ऑर्डर से सफ़र करने वाला तो राशिद खान द बैट्समैन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके. एंड इसी के साथ देयर इज़ नो टीम नाउ इन द IPL 2024 जो अनबीटन है. राजस्थान फाइनली एक मैच हार चुकी है. अब KKR से ही मैच होगा तो वहाँ पे देखने में मज़ा आएगा. द टॉप 2 टीम्स गोइंग अगेंस्ट ईच अदर. KKR का उससे पहले LSG से ही मैच होने वाला है, उसको भी हम लोग इसी पॉडकास्ट में आगे डिस्कस करेंगे. बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम. वो राइवलरी वीक बना रखा है ना इस हफ्ते को, तो वन ऑफ द बिगेस्ट गेम्स, ऑफकोर्स अभी मुंबई और चेन्नई का भी मैच होना है, बट द बिगेस्ट गेम येट ऑफ दिस वीक विच वॉज मुंबई इंडियंस एट होम प्लेइंग अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स का रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. एंड इस गेम में आई थिंक स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई थे. पीपल डोंट रियलाइज क्यों. मैं लेजेंड बता रहा हूँ, मुंबई इंडियंस ने विद दिस विन दे हैव वर्चुअली एलिमिनेटेड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फ्रॉम दिस सीजन. 6 मैचेस में सिर्फ 1 विन है और 5 डिफीट्स हैं. टेक्निकली अगर उन्हें नेट रन पर डिपेंड नहीं करना है तो वो सिर्फ 1 और मैच हार सकते हैं बचे 9 मैचेस में से. उन्हें 8 मैचेस जीतने हैं. इनफैक्ट 9 तो बचे भी नहीं है, 8 मैचेस बचे. 7 मैचेस जीतने 8 मैचेस में से 7 मैचेस. जो टीम पहले के 6 मैचेस में से 3 भी नहीं जीत पा रही, 4-5 तो छोड़ो, तुम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अगले 8 में से 7 मैचेस जीतेंगे. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. अगर 8 में से 6 भी जीत गए ना तो फिर नेट रन रेट पर डिपेंड करना पड़ेगा. एंड क्वाइट फ्रैंकली RCB अभी बॉटम 3 में है, नेट रन रेट कुछ खास है नहीं. तो आई थिंक मुंबई विद दिस विन, स्पेशली जिस लेवल की मार्जिन की विन रही है, दे हैव वर्चुअली एलिमिनेटेड RCB ऑलरेडी. सॉरी RCB फैंस, बट इसके बाद इफ एनीबडी टेल्स मी कि RCB क्वालिफाई कर रही है तो भाई या तो उसने फ्यूचर देख रखा है, ही इज़ द बेस्ट प्रेडिक्टर एवर, या तो फिर ही इज़ डिल्यूजनल. आई एम सो सॉरी टू से दिस बिकॉज आई डोंट सी हाउ RCB इज गोइंग टू द प्ले ऑफ्स. इनफैक्ट मैंने तो प्रेडिक्ट करा भी था कि प्ले ऑफ्स में नहीं जाएंगे, बट मुझे लगता है कि आई एम टेम्प्टेड टू से शायद बॉटम 3 में ही फिनिश कर सकते हैं यार. अब द फाइट नाउ फॉर RCB इन दिस सीजन इज टू नॉट फिनिश इन द बॉटम 3. किसी तरीके से मिड टेबल पे तो फिनिश कर दो, थोड़ा रिस्पेक्ट तो बच जाए. ऑन दैट नोट नाउ लेट्स कम टू द गेम, बिकॉज मुंबई ऑन द अदर हैंड उन्होंने अपना नैरेटिव कंप्लीटली चेंज कर दिया. एंड वील टॉक अबाउट इट मोर एज वी कम टू द एंड ऑफ दिस गेम. ठीक है,
ऑफ कोर्स हमने ये प्रीव्यू में डिस्कस करा था कैसे वानखेड़े में नाइट गेम है, ड्यू पड़ेगी, पिच अच्छी होती है बैटिंग के लिए, विन द टॉस एंड चेज, एंड कैसे आरसीबी के अगेंस्ट कोई भी टीम है, मैं कह रहा हूँ कंडीशंस अगर ये भी कहती है ना कि बैटिंग पहले करो, अगर आरसीबी आपके सामने खड़ी हुई है आप फिर भी रिस्क ले सकते हो टॉस जीत के चेस करने का. दैट्स हाउ बैड आरसीबी इज वाइल डिफेंडिंग गुड टारगेट्स. एंड सो नो ब्रेनर था. हार्दिक पांड्या की लक भी थी यहाँ पे. टॉस जीते हैं, चेस करते हैं, एंड आई थिंक यू ऑल विल अग्री विद मी, मैंने प्रीव्यू में बोला था ये, नाउ दैट द गेम हैज एंडेड, कितना वन साइडेड हुआ है कि ऑलमोस्ट 200 रन बनाने के बाद भी आप इतनी बड़ी मार्जिन से हारे हो. तो टॉस जीत के बॉलिंग करना, आई थिंक वहीं पे गेम ऑलमोस्ट स्किल हो गया था. मुंबई ने ऑलमोस्ट गारंटी कर ली थी विन अपनी. द इंटरेस्टिंग पार्ट वॉज द चेंजेस है. मुंबई के लिए एक ही चेंज था, श्रेयस गोपाल अंदर आते हैं एंड पीयूष चावला की जगह ही वॉज वर्थ इट भाई, ही वॉज वर्थ इट, कंप्लीटली वर्थ इट. बट आरसीबी ने, आई थिंक मैनेजमेंट ने फाइनली सुनी फैंस की, या फिर खुद दिमाग लगाया, एक्सपर्ट्स की सुनी, जो भी है मुझे नहीं पता, बट दे लिसन टू ऑलमोस्ट एवरी रिक्वेस्ट बाय द फैंस. विल जैक्स की रिक्वेस्ट थी, उसको लेके आ गए. विजय कुमार विश्वक और महिपाल नोमरो की रिक्वेस्ट थी, उसको क्यों नहीं खिला रहे, उनको भी लेके आ गए लाइनअप के अंदर. सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी जो फैंस की, जो कि आई थिंक थोड़ी अनरीजनेबल थी, विच वॉज टू सैक फैफ डू प्लेसिस, उसको लाइनअप से हटाना. आई थिंक मैं उससे अग्री नहीं करता हूँ, तो उससे उसकी बात सुनी भी नहीं गई. बाकी सारी जो रिक्वेस्ट थी ना फैंस की, सारी आज सुनी गई है. तो फैंस आज ये बहाना नहीं दे सकते कि लाइनअप सही नहीं थी. ठीक है, एक प्रॉब्लम थी लाइनअप में, विच वॉज कि ये जो प्लेयर्स अंदर आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, वो ठीक है, बट बाहर कौन जा रहा है. अब बाहर जो जा रहे हैं, एक तो यश दयाल गए, दूसरा बंदा जो बाहर गया है वो है कैमरन ग्रीन. क्या कैमरन ग्रीन को मैक्सवेल के ऊपर बाहर रखना चाहिए था, या फिर मैक्सवेल को बाहर जाना चाहिए था? नाउ हु हैज, आई थिंक ही हैज 3 डक्स इन 6 इनिंग्स. क्योंकि मैक्सवेल से लास्ट मैच में भी कुछ खास बॉलिंग नहीं कराई है, इस मैच में भी नहीं कराई है, तो मैक्सवेल मोर और लेस एज अ बैट्समैन ही ट्रीट हो रहा है. एंड बैटिंग में तो ही हैज बीन वर्स देन कैमरन ग्रीन. तो क्या कैमरन ग्रीन को नहीं रखना चाहिए था इस मैच के अंदर? ये एक डिसीजन है, प्लस ऑल्सो द फैक्ट कि उसका लास्ट सीजन पूरा मुंबई इंडियंस के लिए खेला है इसी ग्राउंड पे. दिस इज वन डिसीजन वेयर आई वुड डिसएग्री विद द आरसीबी मैनेजमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, उन्होंने जो चेंजेस करे, फैंस कैन नॉट रियली कंप्लेन. आज दे ऑलमोस्ट लिसन टू एवरी रिक्वेस्ट. कमिंग टू द गेम नाउ, ठीक है, आरसीबी की प्रॉब्लम्स शुरू कहाँ से होती हैं? इट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट 6 ओवर्स इटसेल्फ, जो पहला फेज था गेम का, पावर प्ले. एंड मैंने ये चीज़ विराट कोहली के क्रिटिसिज्म में कही थी उस मैच में जब राजस्थान के अगेंस्ट हुआ था तो, एंड काफ़ी लोगों ने अग्री भी करा उस पर, बट कुछ लोग डिसएग्री भी कर रहे थे. आज ऑल्दो विराट कोहली का कोई इसमें लेना देना नहीं है आज के मैच में, बट द आइडिया दैट विराट कोहली रिप्रेजेंटेड इन दैट गेम, वो हमें आज फिर से दिखा आरसीबी के साथ पावर प्ले के अंदर. एंड कैसे मुंबई ने जब बैटिंग करी है पावर प्ले में अपनी, दिखा दिया उन्होंने साफ साफ कि ये जो आउटडेटेड अप्रोच है ऑफ प्लेइंग टिल द एंड इन द T20 फॉर्मेट्स, इस अप्रोच को और इस अप्रोच को रखने वाली टीम को रॉन दिया जाएगा आज के टाइम पे बाय अ टीम दैट अप्रिशिएट्स द मॉडर्न टेम्पलेट ऑफ T20 क्रिकेट, जो कि मुंबई ने इम्बाइब करा है, गोइंग ऑल आउट. वो 6 ओवर के अंदर ही गेम खत्म कर देते हैं यार. केकेआर ने आरसीबी के अगेंस्ट 6 ओवर के अंदर ही गेम खत्म कर दिया था भाई. ये हर टीम पहले पावर प्ले के अंदर ही सिर्फ आरसीबी के अगेंस्ट क्यों गेम खत्म कर दे रही है? कुछ तो इसका कोई पैटर्न बन रहा है ना, कुछ तो सेंस बन रहा है ना. आज का पावर प्ले भी देख लेते हैं, ठीक है. आज के पावर प्ले में सिर्फ और सिर्फ 44 रन बनते हैं. वानखेड़े में नाइट गेम है, ऐसा भी कोई बहाना नहीं है कि ड्यू सिर्फ और सिर्फ सेकंड इनिंग्स में पड़ रही है. ड्यू रात को पड़नी शुरू हो जाती है जैसे अंधेरा आना शुरू हो जाता है. पहली इनिंग भी शुरू अंधेरे में ही होती है. पिच हमेशा से अच्छी थी. जब ओडीआई का मैच हो रहा होता है, किसी को याद है इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल जो था, जब न्यूजीलैंड ने ऑलमोस्ट 400 रन बना दिए थे चेस करते हुए, उनकी बैटिंग अब शुरू हुई थी जस्ट अंडर द लाइट्स, इसी टाइम के अराउंड. तो कोई बहाना तो है नहीं. तो द पॉइंट इज कि आरसीबी को जहां पे कम से कम 60-65 रन मारने चाहिए थे पावर प्ले के अंदर, दे वर एटलीस्ट 15-20 रन शॉर्ट, प्लस दे लॉस्ट 2 विकेट्स. विल जैक्स आउट हो जाते हैं, जिनकी जितनी हाइप थी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों थी इतनी हाइप, वो आउट हो जाते हैं. विराट कोहली वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट बुमराह, 6-7 बॉलें खेल के सिर्फ 2 रन बनते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल होता है, मतलब एच की तो आवाज़ भी नहीं थी टीवी पे, इतना सॉफ्ट डिसमिसल था. बट बुमराह वन द बैटल. पिछले आई थिंक 6 मैचेस में से अगेंस्ट आरसीबी उसने 3 बार डिसमिस करा है विराट कोहली को, समथिंग लाइक दैट. एंड भाई बुमराह ने जो बॉलिंग करी उसके ऊपर तो आएंगी ही अभी, बट उस बंदे ने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके सिंगल हैंडेडली मुंबई को गेम जिताया है. एंड आई एम सेइंग दिस डिस्पाइट आरसीबी स्कोरिंग ऑलमोस्ट 200 रन्स. दैट इज हाउ गुड द विकेट वॉज.
आज तो फैफ डु प्लेसी विकेट का बहाना भी नहीं दे सकते, पिच का बहाना भी नहीं दे सकते। आज तो पिच अच्छी भी थी, उन्होंने खुद भी बैटिंग करी, एंड बैटिंग में आई थिंक आरसीबी के लिए बहुत सारे पॉजिटिव्स थे। इट इज़ वेरी रेयर एंड इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि आरसीबी की हालत कितनी ख़राब है, सिचुएशन कितनी ख़राब है कि इन अ गेम जहाँ पे वो लिटरली ह्यूमिलिएट हुए हैं, वहाँ पे भी उनके बैटिंग में पॉजिटिव्स निकल के आ रहे हैं। मतलब सोचो इससे पहले कितनी गंदी बैटिंग होगी। जस्ट गोज ऑन टू शो, क्योंकि इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रजत पाटीदार और फैफ डु प्लेसी जिस तरीके से रीबिल्ड करते हैं इनिंग्स को, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड फेज। पहली बात तो अ वेरी इंटरेस्टिंग टैक्टिक बाय हार्दिक पांड्या टू बोल नाबी द फर्स्ट ओवर। कोएट्जी से 2 ओवर कराते हैं, मधवाल से 2 ओवर कराते हैं, बुमराह से सिर्फ 1 ही ओवर कराया था पावर प्ले में, एंड इट पेड ऑफ, ठीक है। उसमें विराट कोहली का विकेट मिल जाता है। जब 10 ओवर खत्म हुए थे, आरसीबी वर नाउ सिटिंग एट 89 रन्स एंड दे डिड नॉट लूज एनी विकेट। 45 रन्स बनते हैं 4 ओवरों में। फाइनली दे पिक्ड अप। जो मिडिल फेज वाली जो प्रॉब्लम थी आरसीबी की कि मिडिल ओवर्स में रन नहीं मारते, वहां पे इन्होंने रन मार के दिए हैं आज, थैंक्स टू रजत पाटीदार एंड फैफ डु प्लेसी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे ना कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर विराट कोहली होता यहाँ पे तो शायद ये रन नहीं बनते, तो क्या विराट कोहली जल्दी आउट हो गया? ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था आरसीबी के लिए। अब आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा फार फेच्ड हो गया। मुझे लगता है यहाँ पे पिच का भी लेना देना था, क्योंकि इतनी अच्छी पिच राजस्थान वाले मैच में नहीं थी। तो अगर विराट कोहली भी यहाँ पे होता तो आई एम श्योर कि वो भी 3 रन रेट से मारता। तो मैं यहाँ पे स्लैंडर नहीं करना चाहता विराट कोहली को अननेसेसरीली, बट इन सेइंग दैट रजत पाटीदार ने जो एक्सेलरेट करा आउट ऑफ नो वेयर, वो जेन्युइनली एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है यार आरसीबी के लिए। फैफ डु प्लेसी ने जिस तरीके से एक्सेलरेट करा, बिकॉज वो भी बहुत अच्छा लग नहीं रहा था पावर प्ले में। ही वॉज नॉट एबल टू रोटेट स्ट्राइक, वो सिर्फ बाउंड्रीज पर डील कर रहा था। 3 बॉलें डॉट करी, फिर एक छक्का मार दिया, चौका मार दिया। तो ऑल्दो ओवरऑल पेपर पे स्कोर देखने में अच्छा लग रहा है, स्ट्राइक रेट भी ठीक लग रही है, बट उसमें डॉट बॉल परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। इट इज़ नेवर अ गुड साइन। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग देखते हैं कि यार यहाँ पे पाटीदार एंड फैफ डु प्लेसी ने जो एग्रेशन स्टार्ट किया था, दैट हिट्स द पीक इन द 10 to 15 ओवर फेज। इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। बाय द 15th ओवर 130 रन बन चुके थे आरसीबी के, 4 विकेट गिर गए थे, तो 2 विकेट और गिरते हैं इस फेज में। पाटीदार जो है वो एक्सेलरेट करते हुए 2-3 छक्के लगाता है कोएट्जी को, फिर आउट हो जाता है अल्टीमेटली। बाय द वे आई लव्ड हिज पावर हिटिंग। इसने जो ये 2022 वाला जो सीजन था ना, 22 या 21 वाला था, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट उसकी याद दिला दी दोबारा भाई, मज़ा आ गया। दिस इज आई थिंक द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर आरसीबी टू टेक अवे फ्रॉम दिस गेम। रजत पाटीदार का फॉर्म सबसे बड़ा पॉजिटिव यही था, मोर देन फैफ डु प्लेसी। ही गेट्स आउट अल्टीमेटली। 200 कुछ की स्ट्राइक रेट पे खेला था जब उसने 50 मारी थी तो। बट उसके बाद एक गेम डिफाइनिंग मोमेंट तब आता है जब श्रेयस गोपाल बॉलिंग करने आता है। उसके पहले के 1-2 ओवर बहुत ज़्यादा खास नहीं गए थे, बट जब वो यहाँ पे बॉलिंग करने के लिए आता है, मैक्सवेल को 0 पे आउट करता है। पहली बात तो कुड नॉट रीड बॉल किस डायरेक्शन में जा रही है। प्लम वह विकेट्स के सामने गुगली को रीड ही नहीं कर पाया। उसके बाद दिनेश कार्तिक जब बैटिंग करने के लिए आता है, दिनेश कार्तिक को भी इस फेज में जब श्रेयस गोपाल ने बॉलिंग करी है, उसके 4 ओवर खत्म हो गए थे इस फेज में। भाई दीज गाइज कुड नॉट रीड हिम, उनको समझ में नहीं आता बॉल किस तरफ टर्न हो रही है, विच इज़ वाई ऑल्दो ही मे हैव स्टार्टेड ऑन एन एक्सपेंसिव नोट, बट बाय द एंड ऑफ द गेम उसकी इकोनॉमी भी बहुत बड़ी अच्छी हो गई थी, विकेट भी उसने बड़ा इंपॉर्टेंट ले लिया, एंड ही हैड अ ग्रेट गेम। मतलब एवरीथिंग दैट ही नीडेड टू प्रूव फॉर हिम टू स्टार्ट, वो उसने प्रूव करके दे दिया इस गेम में। एंड जेन्युइनली इस फेज में ना उसने टेरराइज कर रखा था दिनेश कार्तिक को, फैफ डु प्लेसी को, मैक्सवेल को, सबको बड़ा मजा आया देख के। बट यहाँ पे एक और बंदा था जो कि बड़ा शाइन करा थ्रू आउट द गेम ऑफ कोर्स, विच वाज जसप्रीत बुमराह। उनकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर हम लोग लास्ट के 5 ओवर्स की बात करें, ठीक है, 66 रन बनते हैं यहाँ पे, विच इज़ इन एब्सोल्यूट टर्म्स इट इज़ प्रीटी गुड। हाँ, 13 रन से ज़्यादा है पर ओवर, मतलब बहुत अच्छा रन रेट गया है। बट ये पूरी कहानी नहीं बताता। ये इतने रन जो बने ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की वजह से बने, विच इज़ दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक के ऊपर हम लोग अभी आएंगे ऑफ कोर्स, बट लेट्स गेट डन विद जसप्रीत बुमराह फर्स्ट। ये 2 इंडियंस जिन्होंने बड़ा अच्छा करा, ये मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। जसप्रीत बुमराह टेकिंग अ 5 विकेट हॉल, फर्स्ट एवर एट वानखेड़े इन द आईपीएल फॉर जसप्रीत बुमराह। जिस क्वालिटी के विकेट्स उसने लिए, जो विराट कोहली को उसने आउट करा, बिफोर दैट द वे ही वॉज फोर्सिंग विराट कोहली टू ट्राई समथिंग न्यू, क्रीज से हट के खेलना, विकेट्स कवर करके खेलना, मूवमेंट इतना करना, शफलिंग करना, बड़ा मजा आया देख के। द सेकेंड वन, जो महिपाल लोम्बो को जो आउट करता है, जो एलबीडब्ल्यू से टो क्रशर के साथ डाला है, आई थिंक पहली बॉल थी उसकी। आई डोंट थिंक एनी अदर फास्ट बॉलर इन दिस जनरेशन राइट नाउ इन द वर्ल्ड वो विल पर वैसी बॉल डाल सकता है। 2 ओकेजन्स पे ही वॉज ऑन अ हैट्रिक, उसने गुच्छों में विकेट्स दिए मुंबई इंडियंस को।
सिंगल हैंडेडली उसने डिस्ट्रॉय करा मिडिल ऑर्डर का एंड टेल तक लेके आया मुंबई इंडियंस को. आई थिंक बुमराह का जो ये स्पेल था, यश ठाकुर ने भी आई नो 5 विकेट लिए, बट दिस वॉज द मोस्ट इम्प्रेसिव स्पेल बाय अ बॉलर इन दिस IPL सो फार. क्लियरली ऑन अ ग्रेट बैटिंग सरफेस, जहाँ पे 15 ओवर में 200 रन बन रहे हैं, उसने 24 से कम रन कंसीड करे हैं. लेस देन 6 रन ओवर की इकोनॉमी से उसने कंसीड करे रन, वो भी क्योंकि उसने लास्ट बॉल पर छक्का खा लिया दिनेश कार्तिक से, वरना उसकी इकोनॉमी और कम होती. एंड आई थिंक हम लोग बुमराह को थोड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं क्योंकि वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिम, बट जस्ट इमेजिन कोई और बॉलर जो कि ऐसी पिच पे 24 से कम रन खा रहा है 4 ओवर के अंदर, इकोनॉमी 6 से कम की है एंड 5 विकेट ले रहा है. सब वाह कर रहे होते हैं अभी. आई थिंक बुमराह है इसलिए हम थोड़ा अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो करेगा ही करेगा. दैट इज हिज ग्रेटनेस. बट अनदर मैन हु इज इन ग्रेट फॉर्म इन दिस वर्ल्ड कप ईयर इज दिनेश कार्तिक. एंड दिनेश कार्तिक ने जो इनिंग्स खेली है, सिंगल हैंडेडली RCB को रिलेवेंट रखा है अगले 15 ओवर तक जो MI की बैटिंग थी इस गेम के अंदर, वरना ये मैच शायद 10 ओवर में ही खत्म हो गया होता. आई एम नॉट इवन किडिंग. जिस तरीके से ईशान किशन और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, ये मैच 10 ओवर के ऊपर जाना था अगर दिनेश कार्तिक जल्दी आउट हो गया होता तो. कोई चांस ही नहीं था भाई. दैट इज हाउ बैड RCB's बॉलिंग इज. बट दिनेश कार्तिक पर मैं ये जरूर कहूँगा, आज उसको बाय द वे ऊपर बैटिंग करने का मौका मिला. नंबर 7 से उठ के ऊपर नंबर 6 पे आया था एंड ही वॉज वर्थ एवरी सिंगल पेनी ऑफ इट. ही हैज़ नॉट ओनली डिसमेंटल्ड बुमराह ऑन दैट लास्ट डिलीवरी, बट उसके बावजूद बाकी सबको, चाहे वो आकाश मधवाल हो चाहे वो कोएट्जी हो, सबकी पिटाई करी है. ही हैज स्पेयर्ड नोबडी. बड़े बढ़िया छक्के लगाए. आई रिमेंबर बीच में एक वो मधवाल का एक ओवर था शायद जिसमें उसे 3-4 चौके लगातार स्लिप और कीपर के बीच में से गैप ढूंढ के निकाले थे फेस ओपन करके. हाउ चीकी दैट इज. एंड दिस इज वॉट आई लाइक अबाउट दिनेश कार्तिक्स बैटिंग दिस ईयर, दैट ही इज प्लेइंग विद सो मच फ्रीडम inside his mind. He does not frankly care about the fear of failure. जो ये रिस्की शॉट्स ट्राई कर रहा है वो एग्जीक्यूट इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज उन शॉट्स को एग्जीक्यूट करते वक्त उसके दिमाग में फियर ऑफ फेलियर नहीं है. आउट हो जाए तो हो जाए, बट अभी तक आई थिंक 5-6 में से 4-5 मैचेस में उसने परफॉर्म करके दिया है जितनी भी उसको बैटिंग मिली है. ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट एसेट्स ऑफ RCB दिस सीजन क्लियरली, एंड थैंक्स टू हिम 196 रन बन जाते हैं, विच वॉज आई थिंक अ रिस्पेक्टेबल टोटल. अब पिच इतनी अच्छी है कि मैं 196 को भी रिस्पेक्टेबल टोटल कह रहा हूँ, तो समझ जाओ कितने बढ़िया बैटिंग कंडीशंस थे. क्योंकि जब फिर नेक्स्ट इनिंग शुरू होती है, जब रोहित शर्मा और ईशान किशन बैटिंग करने के लिए आते हैं, उन्होंने ये चीज़ इंश्योर करी है कि जो पावर प्ले था ना उसमें गेम खत्म था. उसके बाद कोई चांस था ही नहीं RCB का. एंड अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि क्या RCB की बॉलिंग लाइनअप इतनी घटिया है या फिर मुंबई की बैटिंग इतनी अच्छी है. एंड आई थिंक यहाँ पे दोनों चीज़ें ट्रू हैं. ईशान किशन ने जो पिटाई करी है, चाहे वो सिराज को ही कह लो, तुम सिराज को भी नहीं छोड़ा भाई, देयर मेन बॉलर. चाहे तुम रोहित शर्मा की बैटिंग कर लो, चाहे तुम सूर्य कुमार यादव की बाद में बैटिंग देख लो, हार्दिक पांड्या ने भी रन मार दिए भाई आज तो आके. तो डेफिनेटली मुंबई अपने ए गेम पे तो थी आज, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता. बट क्या ये कोइंसिडेंस है कि हर कोई अपने ए गेम पे सिर्फ RCB के अगेंस्ट ही कैसे आ जाता है? चाहे वो बटलर की बात ले लो, चाहे आज वो इन प्लेयर्स की बात ले लो, चाहे वो नारायण की बात ले लो, ये हर कोई जो है वो सिर्फ RCB के बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट ही एकदम से फॉर्म में क्यों आ जा रहा है? तो डेफिनेटली RCB की बॉलिंग लाइनअप में भी प्रॉब्लम तो है ही. एंड टू पुट इट इन मैथमेटिकल टर्म्स, 72 रन आते हैं पावर प्ले के अंदर, 12 रन पर ओवर, 72 रन. ईशान किशन तो इतना ज़्यादा, ही वॉज हिटिंग सो क्रेजीली दैट रोहित शर्मा विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 150, वो स्लो लग रहा था देखने में. इतना ज़्यादा तगड़ा ईशान किशन खेल रहा था, इतनी फ्री फ्लो हिटिंग करी है. एंड वंस अगेन इफ यू सी ईशान किशन के जो छक्के हैं, बाय द वे वानखेड़े की जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं बहुत लंबी नहीं है, ऑलरेडी वो छोटी हैं. एंड उस पर भी जो ईशान किशन के छक्के थे वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रहे थे कि दूसरे तीसरे स्टैंड पर जा रहा मार के, गुड इनफ कि वो फील्ड को टपा दे. एंड इससे क्या दिखता है, मतलब ये कई लोग नोटिस ही करेंगे इस बात को, वो बंदा रिस्क लेने को तैयार है भाई. ऐसा नहीं कि जिस बॉल पे वो श्योर है कि मैं छक्का मार सकता हूँ उस पर मारा है कि भाई हाँ गई है बॉल फिर दूर तक, क्योंकि उसको पता था कि मैं मार सकता हूँ इस बॉल को, मेरे रेंज में. ही इज टेकिंग हिज चांसेस, विच मीन्स कि नॉट एवरी बॉल विल बी हिट क्लीन इनफ फॉर इट टू लैंड ऑन द सेकेंड स्टैंड. शायद कभी कभी जस्ट फील्डर को क्लियर करके जस्ट फील्ड से 5-6 मीटर दूर गिरेगी. एंड काफ़ी बार ऐसा हुआ है. वॉट डज दिस शो कि भाई दे आर गोइंग ऑल आउट, दे डोंट केयर इफ दे लूज देयर विकेट, बिकॉज बैटिंग में डेप्थ इतनी है, 9-10 तो बैट्समैन है टीम के अंदर.
एंड यही मॉडर्न अप्रोच है T20 का. एंड जब जब कोई आउटडेटेड टीम इस मॉडर्न टीम के अगेंस्ट आएगी तो वो इसी तरीके से ह्यूमिलेट होगी. ये फैक्ट ऑफ लाइफ है. आरसीबी ने कोशिश करी वहाँ पे सौरभ चौहान को जो सब इन कर दिया इम्पैक्ट प्ले की तरह नंबर 8 पे, बट इट इज़ नॉट गुड इनफ अगेंस्ट मुंबई इंडियंस. इट इज़ क्लियरली नॉट गुड इनफ अगेंस्ट मुंबई इंडियंस. पावर प्ले में 72 रन बन गए ना, वहीं पे गेम खत्म हो गया था. उसके बाद फॉर्मेलिटी थी. एंड उसके बाद अगर सूर्य कुमार यादव आकर करियर की फास्टेस्ट एवर IPL 50 मार के जा रहा है आफ्टर एन इंजरी, तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद आरसीबीज बॉलिंग लाइनअप. हर कोई आके पिटाई कर रहे हैं इनकी यार. और इनके साथ और डिटेल में बात करते हैं, ठीक है. 10वें ओवर जब खत्म हुआ था, 10वें ओवर तक 111 रन बन चुके थे और एक विकेट गिरा था. ईशान किशन ने अपना विकेट थ्रो करा, कोई अर्न नहीं करा किसी ने विकेट. एंड वो क्यों करा? बिकॉज उस ओवर में ऑलरेडी बाउंड्रीज आ रही थी, कोई ज़रूरत थी नहीं मारने की, वो फिर भी मारने गया. एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट. अगर ये चीज़ वो ओडीआईज में करे या टेस्ट में करे तो बहुत लोग गालियाँ देंगे उसको. सही बात है, वो इररिस्पॉन्सिबल माना जाएगा. बट T20 में यही रिक्वायर्ड है. अगर ओवर में 1-2 बाउंड्रीज आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि अगली बॉल अगर आपके स्लॉट के अंदर है तो आप उस पर छक्का मारने नहीं जाओगे. दैट इज द मॉडर्न अप्रोच इन द T20s विच इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू विन द वर्ल्ड कप एज वेल, एंड विच इज वाई मुंबई इज लुकिंग सो स्ट्रॉन्ग ऑल ऑफ अ सडन. तो आई थिंक आई अप्रिशिएट ईशान किशन फॉर शोइंग दैट इंटेंट. इनफैक्ट रोहित शर्मा ने भी सेम चीज़ करी. उसकी स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर की थी, बट देखने में स्लो लग रहा था बिकॉज ईशान किशन इतना अच्छा खेल रहा था. दैट इज हाउ फास्ट मुंबई वर. नॉनदलेस इस फेज में आकाशदीप को बाय द वे वो विकेट मिला था ईशान किशन का, जिसकी बहुत पिटाई हुई थी. सिराज और मैक्सवेल की तो जो पिटाई करी इन लोगों ने, मतलब कोई मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा भाई. मैक्सवेल देयर बेस्ट बॉलर अपेरेंटली सो फार, सिराज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेसर, उन्हीं को टारगेट करके दे दिया. तो ऑलरेडी एक घटिया बॉलिंग लाइनअप और कितना डिमोरलाइज हो जाएगी अगर उनके 2 मेन बॉलर्स को आपने इतना डोमिनेट कर दिया तो. एंड यही होता है क्योंकि इसके बाद और कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है. 15.3 ओवर्स तक मैच पूरा खत्म हो गया था. 15.3 ओवर्स तक मैच खत्म हो गया था. 27 बॉल्स रिमेनिंग एंड मुंबई इंडियंस वर 199 फॉर 3. कैन यू इमेजिन अगर ये लोग पूरे 20 ओवर खेलते हैं यहाँ पे, 27 बॉल्स और थी. कम से कम जिस रेट पे ये लोग खेल रहे हैं आराम से 60 रन तो और मार ही सकते थे यार. इट इज सेफ टू अज्यूम. आरसीबी का जो टारगेट जो टोटल है, जो कि 2 बार ऑलरेडी टूट चुका है, SRH एंड KKR ने तोड़ा हुआ है, आई थिंक ये भी तोड़ देते अगर पूरे 20 ओवर खेलते तो. दैट इज हाउ ग्रेट दे वर. हार्दिक पांड्या आता है, कोई 6 बॉल पे पता नहीं 25-26 रन बना देता है यार. जो लास्ट बॉल उसने छक्का मारा है, जो आर्म जैसे फ्रीज करके, पूरा एक्सटेंशन भी नहीं करा आर्म का. क्या शॉट था यार वो. सूर्य कुमार यादव ने क्या शॉट मारे. एक ओवर में 2 छक्के आ गए, फिर भी तीसरे बॉल पे छक्का मारा है. ये नहीं सोच रहा कि 2 छक्के आ गए अब मैं सिंगल निकालूं. दैट इज द अप्रोच वी नीड. कि भाई 2 छक्के आ गए कोई बात नहीं, अगर फिर से मुझे बॉल दोगे मारने वाली, मैं छक्का दोबारा मारूंगा. वो मेंटालिटी हमें लेके आनी पड़ेगी जब T20 हम लोग खेल रहे हैं. आई थिंक मुंबई डिफीटिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग RCB, it is a very symbolic representation of what I have been trying to say since the beginning of this IPL. कि जो अप्रोच है ना, दिस मॉडर्न अप्रोच, दिस विल आउटक्लास एनी आउटडेटेड टीम एवरी सिंगल डे इन एवरी सिंगल मैच. अगर तुम मॉडर्न टाइम्स के साथ अपने अप्रोच को अपडेट नहीं करोगे तो तुम ऐसे ही ह्यूमिलिएट होगे. एंड जस्ट टू पुट आउट अ स्टैट, RCB का जो बेस्ट बॉलर था, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट, विजय कुमार विशक, जो लीस्ट एक्सपेंसिव बॉलर थे हमारे, ठीक है, उनकी इकॉनमी 10.6 की थी. तो आप सोचो बाकियों की कितनी पढ़ाई हुई है. आई थिंक मुंबई विद दिस हैज चेंज द नैरेटिव कंप्लीटली. एक तो दे लुक वेरी फॉर्मिडेबल राइट नाउ, एज आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड. मैंने IPL स्टूडेंट से पहले भी कहा था कि आई विल बी सरप्राइज्ड कि अगर ये लोग प्लेऑफ्स तक नहीं आते, एंड मुंबई फैंस शुड बी डिसअपॉइंटेड अगर ये लोग फाइनल्स तक नहीं जाते, बिकॉज उनकी टीम जो ऑन पेपर है ना, वो या तो बेस्ट है या तो सेकंड बेस्ट है, जस्ट बिहाइंड CSK. ये दोनों टॉप टीम्स हैं ऑन पेपर क्लियरली. एंड नाउ दे आर फाइनली लिविंग अप टू दैट, बिकॉज डेप्थ इतनी ज़्यादा है, क्वालिटी इतनी ज़्यादा है, इंडियन प्लेयर्स का कोर इतना अच्छा है कि आप कोई रूम दे ही नहीं रहे किसी एरर का. इतना बढ़िया तो इनका पूरा सेटअप है टीम का. एंड नाउ दे आर फाइनली लुकिंग इन द एलिमेंट्स. हार्दिक पांड्या को फाइनली चीयर करा गया भाई, ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि फाइनली उसको चीयर करा जा रहा है. अपेरेंटली मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था उस टाइम पे, चैट ने मुझे बताया था कि विराट कोहली ने उसके लिए अप्रिशिएट करने के लिए कहा था क्राउड को. तो रिस्पेक्ट टू विराट कोहली फॉर डूइंग दैट. ही हैड नो नीड टू डू इट बट ही डिड इट रिगार्डलेस. तो दैट ऑल्सो शोज कि वो कितना बड़ा स्पोर्ट्समैन है. एंड भाई क्रेडिट टू द वानखेड़े क्राउड फॉर फाइनली रिस्पेक्टिंग हार्दिक पांड्या. एंड दिस symbiotic relationship between the fans and the players, particularly the captain, must exist in a positive way. वही दिख रहा है. From now on, I think this is a start of a new Mumbai Indians, and
they should be qualifying for the playoffs. As far as RCB is concerned, have the ambitions now to finish at least mid-table. I know वो mathematically तुम अभी भी qualify कर सकते हो playoffs के लिए, but let's be honest, it's not going to happen. Just hope you don't finish in the bottom 3. You save some respect and hope कि अगले साल मेगा ऑक्शन में ज़्यादा retentions allowed ना हो, ताकि तुम एक अच्छी टीम बना पाओ. Moving forward, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच की बात करेंगे हम लोग, विच इज़ गोइंग टू बी KKR वर्सेस LSG. एंड ये मैच इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इस मैच की और इस मैचअप की हिस्ट्री जो है ना वो बड़ी पेक्यूलियर सी है. हम लोग यूजुअली जब भी कोई मैच का प्रीव्यू करते हैं पॉडकास्ट पे, 5 सेगमेंट होते हैं हमेशा. हम लोग स्टार्ट हमेशा करते हैं पिच एंड कंडीशन से, एंड फिर हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड पे आते हैं. फिर हम लोग प्लेइंग 11 प्रेडिक्शन सब करते हैं, की बैटल्स. आज मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड से, एंड फिर मैं पिच और कंडीशन के ऊपर आऊँगा. एंड क्यों, ये भी आपको समझ में भी आएगा. दिस इज वाई दिस गेम इज सो पेक्यूलियर. ठीक है, स्टार्टिंग विद द हेड टू हेड रिकॉर्ड. दिस इज नॉट गुड फॉर एनी KKR फैन. 3 मैचेस खेले हैं लोग आज तक आपस में, लखनऊ एंड KKR, एंड तीनों के तीनों लखनऊ जीती है. 2 उनमें से बहुत ही हार्ड ब्रेकिंग रहे KKR के लिए, इंक्लूडिंग द वन लास्ट ईयर. एक मैच तो देखो लखनऊ 75 रन से जीत गई है, तो वो तो वन साइडेड था. बट एक मैच सिर्फ 2 रन से जीती है, एंड जो लास्ट ईयर मैच हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ 1 रन से जीती है. तो KKR has suffered some major heartbreaks against Lucknow. There is no denying that. यहाँ पे की पॉइंट तुम लोग नोटिस करना, कैसे हर मैच में लखनऊ जीत रही है नंबर ऑफ रन से. इसका क्या मतलब है? तीनों मैचेस में लखनऊ ने पहले बैटिंग करी है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी जो मुझे निकल के आई, एंड इसकी वजह से मैं थोड़ा सा ना स्प्लिट्स में हूँ कि टॉस जीत के करना क्या चाहिए. अब इसको डिस्कस करते हैं अगले सेगमेंट में. और एक और बात बताता हूँ, जो 3 मैचेस हुए हैं इसमें से 2 तो न्यूट्रल वेन्यूज़ पे हुए हैं. ठीक है, तो एकाना में आज से एक भी मैच नहीं हुआ है. जो लास्ट ईयर मैच था वो ईडन गार्डन्स में हुआ था, एंड वो क्लोजेस्ट विन थी जो कि 1 रन की थी. तो यू कुड से कि जो हम लोग सबसे पास पहुँचे LSG से उनको हराने का, वो हम लोग अपने घर पे ही पहुँचे, एंड ये मैच घर पे होने वाला है. दैट इज़ वन पॉजिटिव फॉर अ KKR फैन टू टेक अवे फ्रॉम इट. गंभीर भी आए थे लास्ट सीजन जब वो लोगों ने वो रेड वेस्ट इंडियन वाली जर्सी पहनी हुई थी, वो सबको याद होगा. अब हम लोग चलते हैं सेकंड सेगमेंट में, विच इज द पिच कंडीशंस, टॉस क्या करना चाहिए वो सब. एज फार एज द पिच इज कंसर्न, आई डोंट सी एनी साइंस ऑफ ईडन गार्डन्स क्रिएटिंग अ स्लो टर्नर. जैसी पिच हमने पहले गेम में देखने को मिली थी अगेंस्ट SRH, विच वॉज अ हाई स्कोरिंग वन, अ गुड स्पोर्टिंग विकेट फॉर बैट्समैन. मुझे लगता है वैसी विकेट होनी चाहिए मोस्ट लाइकली, एंड सो दैट वुड मीन कि स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं मिलेगी. As a matter of fact, it would be good for batting and we could see high scores. तो keeping that in mind, अब हमें टॉस जीत के लॉजिकली बॉलिंग करनी चाहिए. As a matter of fact, जब पहला मैच हुआ था SRH और KKR का यहाँ पे, तो भी दोनों कैप्टन ने कहा था हम टॉस जीते तो बॉलिंग ही करते हैं. SRH ने वही करा था. बट अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स आएंगे विच विल मेक यू थिंक अदरवाइज एज अ KKR फैन. ठीक है, सबसे पहले जो पॉइंट होने वाला है वो ये होगा कि भाई LSG का रिकॉर्ड जब वो डिफेंड कर रहे होते हैं, इट इज़ जस्ट टू गुड. 160 रन से ज़्यादा उन्होंने जब भी बनाए कभी वो मैच हारी ही नहीं है. एंड इस पिच पे अगर 160 रन से ज़्यादा नहीं बनते तो वो डिसअपॉइंटमेंट है. मतलब 160 तो इट इज़ नॉट इवन द मिनिमम टारगेट. 180 मिनिमम होना चाहिए इस पिच पे इफ़ यू आर बैटिंग फर्स्ट. तो द लाइकलीहुड ऑफ LSG स्कोरिंग मोर देन 160 रन्स इफ द बैट फर्स्ट इज वेरी हाई. तो क्या आपको टॉस जीत के बॉलिंग करने का रिस्क लेना है एज अ KKR फैन? सेकेंड पॉइंट, LSG का इस सीजन में रिकॉर्ड देख लो. पहला मैच ये लोग राजस्थान से हारे थे, वो चेस करते हुए हारे थे. उसके बाद 3 मैचेस लगातार बैटिंग पहले करते हुए जीते. तो क्या इज इट फेयर टू अज्यूम कि लखनऊ रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस फील मच मोर कंफर्टेबल व्हेन दे आर बैटिंग फर्स्ट? बिकॉज इसमें से एक मैच माइंड यू चिन्नास्वामी में हुआ था, विच इज़ द अल्टीमेट बैटिंग पैराडाइज. वहाँ पर भी इन्होंने पहले बैटिंग करके RCB को हरा दिया. तो ऐसा भी नहीं है कि लखनऊ ने तीनों मैचेस में जहाँ पे पहले बैटिंग करी वहाँ पे स्लो पिचेस थी जिसकी वजह से पहले बैटिंग करने का सेंस भी बनता है. नहीं, उन्होंने गुड बैटिंग विकेट्स पर भी पहले बैटिंग करके मैच जीता है. तो ये रिकॉर्ड जनरली स्कैरी है. द लास्ट पॉइंट ऑफ कोर्स कि भाई जब भी 160 से ऊपर बनते हैं तो वो गेम जीतने नहीं देते. इन 3 पॉइंट्स के चलते हुए आप मुझे कमेंट से ज़रूर बताना LSG's रिकॉर्ड दिस सीजन वाइल बैटिंग फर्स्ट. LSG क्या वो रिकॉर्ड की 160 से ऊपर कभी चेस करने नहीं देते? एंड थर्ड पॉइंट की LSG ने KKR के अगेंस्ट हमेशा तीनों मैच जीते, तीनों में हमेशा पहले बैटिंग ही करी है. तो क्या इन तीनों चीज़ों का जिंक्स तोड़ने के लिए आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाहते हो
इवन दो कंडीशंस के हिसाब से आपको पहले बॉलिंग करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा डिलेमा है, ये बहुत बड़ा डिलेमा है, एंड मैं इसका आंसर करेक्टली नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज लॉजिकली तो आपको बॉलिंग करनी ही चाहिए, बट अगर इतना ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है दूसरी टीम की पहले बैटिंग करना, तो डू यू रियली वॉन्ट टू प्ले टू द स्ट्रेंथ्स? ये एक डिलेमा हो सकता है। इनफैक्ट द डिलेमा इज सो बिग कि मैं शायद थोड़ा टेम्प्टेड हूँ ये बोलने के लिए कि शायद पहले बैटिंग ही कर लो भाई। थोड़ा ये पता नहीं, ये वू फैक्टर है, एक जिंक्स वाला सीन है, ऐसा मुझे लग रहा है कि क्या पता हम पहले बैटिंग करें, शायद ये जिंक्स टूट जाए। आई एम टेम्प्टेड टू से दैट, लॉजिकल नहीं है बट टेम्प्टेड टू से दैट एज अ फैन। तुम भी बताना कमेंट से तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, ठीक है। नाउ दैट वी हैव डिस्कस दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट बाय द वे ऑफ द प्रीव्यू। अब हम लोग प्लेइंग 11 पे आते हैं। प्लेइंग 11 में आई डोंट थिंक LSG और KKR दे वुड बी मेकिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस। रियलिस्टिकली बात करते हैं, LSG के लाइनअप पे चलते हैं पहले। डिकॉक, राहुल दोनों ओपनिंग कर रहे होंगे, पर्टिकल वन डाउन आएंगे। ऑल्दो ये इन तीनों के लिए आइडियल सिनेरियो नहीं है, बिकॉज आई थिंक पर्टिकल एट वन डाउन डज नॉट वर्क वेल, बट ये लोग स्टिक टू इसी भी करेंगे। उसके बाद स्टॉइनिस, पूरन, वो दोनों को आना चाहिए, दोनों पावर हिटर्स हैं, मिडिल ऑर्डर में फायर पावर ऐड करके देंगे। उसके बाद आयुष बदोनी आएंगे मोस्ट लाइकली, फिर कृणाल पांड्या, एंड फिर हमारे बॉलर्स एंड बॉलिंग ऑलराउंडर्स शुरू हो जाएंगे। नवीन उल हक आएंगे सबसे पहले, तो साथ ही साथ बिश्नोई एंड यश ठाकुर, जिन्होंने लास्ट मैच में 5 विकेट लिए थे, तो उनका स्टार्ट करना बनता ही बनता है। द लास्ट गाय वुड बी मोहसिन खान, जिन्होंने अभी जस्टिन लैंगर ने कंफर्म कर दिया कि ही शुड बी फिट फॉर द KKR गेम, सो आई एम अज्यूमिंग कि ही विल बी स्टार्टिंग, बिकॉज मयंक यादव अभी KKR की गेम तक फिट नहीं होने वाले, उसके बाद आएंगे वो। सो मोहसिन खान शुड बी इन द लाइनअप। इम्पैक्ट प्लेयर वंस अगेन आई वुड थिंक कि KKR के अगेंस्ट मैच है ईडन गार्डन्स में, दे वुड बी टेम्प्टेड टू कंटिन्यू विद सिद्धार्थ, द लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो आई थिंक ये लाइनअप में चेंजेस नहीं आने वाले ज़्यादा, सिर्फ मोहसिन खान अंदर और आ रहा है बिकॉज ही इज बैक फ्रॉम एन इंजरी एंड मयंक यादव इंजर्ड हो गए। स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या होने वाली है, ठीक है, स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहले बैटिंग कर रहे हो एज LSG, क्या पता LSG टॉस जीते, कहते हैं हमें बैटिंग करनी है पहले, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा है पहले बैटिंग करते वक्त, स्पेशली अगेंस्ट KKR। तो भाई क्योंकि कंडीशंस तो प्रमोट करती है चेज करना, तो अगर आप बैटिंग करो बिकॉज आपकी वो स्ट्रेंथ है, तो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग एज हार्ड एज पॉसिबल। क्योंकि नंबर 1, ये जो KKR की साइड है ना, पिछले 2 साल से जो KKR की साइड थी, वो दे वर वन ऑफ द वर्स्ट वंस इन KKR's हिस्ट्री। इस साल KKR की साइड में बहुत डेप्थ है, दे नो हाउ टू चेज बिग टारगेट्स नो मैटर हाउ गुड द बॉलिंग लाइनअप इज। जो CSK से मैच हारे भी हो, पहले बैटिंग करके हारे, तो आप रिस्क नहीं ले सकते इस बार। ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल की हिस्ट्री में हमेशा लखनऊ पहले बैटिंग करके जीती है, सिर्फ 2 सीजन की बात हुई है ये। तो इस साल की जो KKR है उसके अगेंस्ट आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक छोटा टारगेट खड़ा करना। ये मत सोचना कि 160 हमने क्रॉस कर दिया मतलब हम जीतेंगे, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोगों के लिए समझना कि लखनऊ जब 160 से ज़्यादा रन बनाती है तो हमेशा मैच जीतती है ज़रूर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी टीम जो होती है 160 से ज़्यादा रन बनाती नहीं है चेस करते वक्त। शायद समझ में नहीं आएगी स्टेटमेंट, एग्जाम्पल देता हूँ। अगर लखनऊ ने 200 रन बनाए और KKR 198 पे हार गई, तो 2 रन से मैच हार गई, विच मेंट कि लखनऊ ने 160 से ज़्यादा रन बनाए थे, 200 रन बनाए थे, 160 से ऊपर होता है, एंड उस मैच में उन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया उस टारगेट को। बट KKR ने 160 से ज़्यादा खुद भी बनाए थे भाई, उन्होंने भी 198 बनाए हैं। तो ऐसा नहीं कि दूसरी टीम 160 से ऊपर बनाती ही नहीं है, इट्स जस्ट दैट जैसे ही लखनऊ 160 का टारगेट क्रॉस कर लेती है फिर वो मैच जीत जाते हैं। अब चाहे उन्होंने 250 बनाया हो, दूसरी टीम ने 240 बनाया हो, बट मैच जीते क्योंकि 160 से ज़्यादा बना दिए थे। ये रिकॉर्ड का मतलब होता है। रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना कि जब लखनऊ 160 से ज़्यादा रन बनाती है तो दूसरी टीम 160 तक पहुंच नहीं पाती। ये डिफरेंशिएशन ज़रूरी है। तो KKR हैज़ ऑल द माइट कि भाई वो जाके वहाँ पे उतना बड़ा टारगेट चेस करके दिखाएं। इस साल तो है। तो अगर आप लखनऊ हो, डोंट रिलाई ऑन स्लो स्ट्राइक रेट्स। कोई बहाना नहीं है फॉर KL राहुल एज वेल कि हम स्टार्टिंग में बहुत ही स्लो खेल रहे हैं, बाद में कैचअप कर रहे हैं। गो फॉर 200 नहीं बनेंगे तो समवेयर, वो कहते हैं ना कि शूट फॉर द मून एंड यू विल फॉल ऑन द स्टार्स। तो 200 ना भी बने तो 180 तो बन ही जाएंगे, एंड फिर आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हो कि हाँ 160 से ऊपर हमने 20 रन का मार्जिन ले लिया, हम वो सके जीत सकते हैं यहाँ से। एज फार एज KKR इज कंसर्न, अब KKR के लाइनअप पे आते हैं। आई डोंट थिंक वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। दे स्टार्ट विद नारायण एंड फिल सॉल्ट, राइटफुली सो। फिर वन डाउन पे अंकुरिश आने चाहिए, बिकॉज 2 मैच में अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है वो लड़का, तो क्यों नहीं खिलाओगे उसको, फिर आप किस बहाने से बाहर निकालोगे। नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे वेंकटेश अय्यर आएंगे। डिस्कस करते हैं क्यों। रमनदीप उसके बाद आने चाहिए, फिर रिंकू, फिर रसल एट नंबर 8, स्टार्क आएंगे उसके बाद, फिर वैभव आएंगे, एंड लास्टली वरुण चक्रवर्ती।
इम्पैक्ट प्लेयर पे आई थिंक फाइनली हम लोग वापस सुयश शर्मा को आते हुए देखेंगे. आई थिंक ईडन गार्डन्स में उसको प्रेफरेंस मिलती है. प्लस ईडन गार्डन्स पर रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस केकेआर लाइक्स टू हैव 3 स्पिनर्स. हमने एसआरएच के अगेंस्ट भी देखा था ये. तो सुयश शर्मा का आई थिंक फाइनली कम बैक यहाँ पे होगा. अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन पे आते हैं. कई सारे फैंस ने कहा है गाइज लाइक फिल सॉल्ट, वेंकटेश अय्यर, मिचेल स्टार्क, कई लोग कह रहे हैं कि इनको लॉजिकली स्टार्ट नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंसेस. मोर सो वेंकटेश अय्यर एंड मिचेल स्टार्क. एंड बात सही है, जो परफॉर्मेंसेस इनकी रही हैं दे डोंट डिजर्व टू स्टार्ट. बट आई हाईली डाउट कि गौतम गंभीर कुछ चेंजेस करेगा एंड इनको बाहर निकाल के ये पोर्ट्रे करेगा कि यू हैव नॉट डन वेल एंड आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू. गंभीर उस टाइप का बंदा ही नहीं है. गंभीर ये कैप्टेंसी को भी अगर तुम एनालाइज करोगे, ही हैज़ ऑलवेज बीन दैट गाय जो कि 12, 13, 14 लोगों का कोर ग्रुप बना लेगा फ्रॉम अ स्क्वाड ऑफ 22 पीपल एंड फिर सिर्फ उन्हीं में रोटेशन करेगा, उन्हीं को बैक करेगा. सो आई डोंट थिंक कि वेंकटेश अय्यर एंड स्टार्क बाहर होने वाले. सो मच सो कि अगर नीतीश राणा फिट है इस गेम के लिए तो आई थिंक शायद रमनदीप सिंह शायद बाहर हो जाए, लेकिन वेंकटेश अय्यर तो शायद बाहर नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है. अगर गंभीर गोज आउट ऑफ हिज वे एंड यू नो subs in Nitish Rana for Venkatesh Iyer, well and great, I don't have a problem, but I don't think it is likely. ठीक है. एंड लॉजिक वही है कि गंभीर इस टाइप का बंदा रहा नहीं है. उसकी अगर आप पैटर्न नोटिस करो उसके लीडरशिप का तो ऐसा रहता नहीं है यूजुअली. मूविंग फॉरवर्ड अगर हम की बैटल्स के ऊपर है, द 4th सेगमेंट, ठीक है, 4 की बैटल्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पे. पहला होगा क्विंटन डिकॉक वर्सेस मिचेल स्टार्क. केएल राहुल एंड देवदत्त पडिक्कल जो इनके टॉप ऑर्डर है, 1, 2, 3 जो टॉप 3 बैट्समैन होते हैं उनको टॉप ऑर्डर कहा जाता है. कौन कौन है वहाँ पे? डिकॉक, केएल राहुल एंड देवदत्त पडिक्कल. कौन फॉर्म में इनमें से सबसे ज़्यादा? क्विंटन डिकॉक. कौन पावर हिटर इन तीनों में से? क्विंटन डिकॉक. बाकी दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं स्ट्राइक रेट के साथ भी और फॉर्म के साथ भी. इफ क्विंटन डिकॉक हैज़ दैट प्रेशर अप टॉप कि भाई उसी को स्ट्राइक रेट संभालनी है, उसी का फॉर्म इंपॉर्टेंट है, तो ही विल सर्टेनली हैव अ डबल एज स्वॉर्ड इन हिज गेम, अ डबल एज स्वॉर्ड इन हिज माइंड वाइल फेसिंग मिचेल स्टार्क. एंड मिचेल स्टार्क के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस डूबियस माइंड को एक्सप्लॉइट करने की. इसका एक डाउन साइड क्या है? जो फॉर्म है क्विंटन डिकॉक का, ही कुड वेरी वेल कंप्लीटली शैटर मिचेल स्टार्क इन द पावर प्ले. बहुत चांस इसका भी है, पिच भी अच्छी होगी बैटिंग के लिए. बट मिचेल स्टार्क के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो क्विंटन डिकॉक का विकेट खोल के दे दे हमें, तो टॉप ऑर्डर एलएसजी का एक्सपोज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट, एंड दैट वुड मीन अ पॉसिबल स्लो स्टार्ट फ्रॉम देम इन द पावर प्ले. इट कुड बी वेरी गुड फॉर अस. तो मिचेल स्टार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. केएल राहुल का विकेट लेता है फाइन, बट मोर सो टू टेक द विकेट ऑफ क्विंटन डिकॉक. ये क्विंटन डिकॉक का जो विकेट होगा ये टोन सेट करेगा पूरे एलएसजी की बैटिंग की गोइंग फॉरवर्ड. तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट की बैटल है. नेक्स्ट इज सुनील नारायण द बैट्समैन वर्सेस यश ठाकुर. यश ठाकुर मैंने क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि अभी मार्क वुड नहीं है, क्योंकि अभी मयंक यादव नहीं होने वाले. आई थिंक द वन गाय जो कि जनरली हिट द डेक बॉलर जो होता है ना, वो है नहीं इस वक्त इस लाइनअप में. एलएसजी की लाइनअप में एक कमजोरी क्या रही है इनकी? जो पेस लाइनअप है इट इज हेविली डिपेंडेंट ऑन इनएक्सपीरियंस्ड इंडियन प्लेयर्स, इंडियन पेसर्स. एंड वहाँ पे कोई बहुत बड़ा हिट द डेक बॉलर है नहीं है. नारायण की बहुत ऑब्वियस जो वीकनेस है वो यही है, एक पटकने वाले बॉलर को लेके आओ जो कि रिब के पास, मुंह के पास बाउंसर फेंके, सो दैट नारायण प्रोटेक्ट करते हुए अपने आप को पुल मारने जाए, हाफ हार्टेडली टॉप पेच लगे, आउट हो जाए. वैसा कोई बॉलर है नहीं. तो यश ठाकुर को आउट ऑफ स्किन वो टैक्टिक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, दम से बॉलिंग करनी पड़ेगी. एंड द अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज नारायण के पास एक गोल्डन चांस है ऐसी बॉलिंग लाइनअप को एक्सप्लॉइट करने का. नारायण फॉर्म में भी चल रहा है. आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर नारायण इस मैच में रन मारता है. तो आई यूजुअली एक्सपेक्ट कि नारायण 0 मारेगा और फिर वहां से जितने भी आ रहे हैं मेरे लिए बोनस है. बट इस मैच में तो मुझे लगता है कि नारायण शुड बी स्कोरिंग सिंपली फॉर दिस टैक्टिकल रीजन. ही हैज एन एडवांटेज है. तो नारायण वर्सेस यश ठाकुर का जो बैटल होने वाला है, आई थिंक दैट वुड बी वंस अगेन अ टेम्पो डिफाइनिंग बैटल फॉर केकेआर's बैटिंग. नेक्स्ट की बैटल होने वाला है वेंकटेश अय्यर वर्सेस द स्पिनर्स ऑफ एलएसजी. क्यों मैं कह रहा हूँ ये? वेंकटेश अय्यर आउट ऑफ फॉर्म, डज नॉट लाइक टू बैट अप टॉप. उसको यहाँ पे चांस मिलेगा मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने का एट नंबर 5 ऑन अ गुड बैटिंग विकेट एट द ईडन गार्डन्स. प्लस जो स्पिनर्स होने वाले हैं, ही लाइक्स टू प्ले स्पिनर्स, राइट? कुणाल पांड्या को ले लो तुम, रवि बिश्नोई को ले लो तुम, सिद्धार्थ को ले लो तुम, सबकी बॉल टर्न होके अंदर आती है वेंकटेश अय्यर के लिए. एंड सो ही कैन हिट विद द एंगल, लॉफ्ट इट ओवर मिड विकेट, ओवर लॉन्ग ऑन.
a good chance for him to dominate the middle overs and come back in form. And mind you, अगर वो फॉर्म में आ जाता है बीच में, दैट मीन्स उसके बाद रिंकू एंड रसल के पास पूरी लिबर्टी है, पूरी दुनिया में पूरी लिबर्टी है उसके पास, उनके पास, कि मैं आखिरी में जाके अंधाधुन पावर हिटिंग करूँ, विच द काइंड ऑफ डिड वर्सेस DC, इफ यू रिमेंबर, आखिरी के 5 ओवर में आके. दैट इज द आइडियल केस फॉर KKR. तो अगर स्पिनर्स ने वेंकी को डोमिनेट कर दिया तो फिर रिंकू और रसल को जल्दी आना पड़ेगा, विच मीन्स दे कैन नॉट प्ले द नेचुरल गेम. और अगर वेंकी चल गया तो फिर तो पूरी दुनिया भर की फ्रीडम है रिंकू और रसल को टू मेक श्योर कि जो टारगेट अगर हमारा 200 का हो सकता था वो 220 तक पहुंच जाए. वो एक्स्ट्रा 20 रन का जो डिफरेंस है ना, वो दोनों क्रिएट करके देंगे इफ वेंकी परफॉर्म्स. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, निकोलस पूरन वर्सेस सुनील नारायण या फिर सुयश शर्मा, जो भी डिपेंडिंग ऑन कौन होने वाला उस टाइम पे. निकोलस पूरन इन माय ओपिनियन, मैंने पहले भी कहा, ये हैंड्स डाउन द MVP ऑफ LSG दिस सीजन सो फार हैज बीन निकोलस पूरन. सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन, इट इज नॉट क्विंटन डिकॉक, इट इज नॉट KL राहुल, इट इज नॉट स्टॉइनिस, इट इज क्लियरली निकोलस पूरन. जो बंदा उनके टारगेट्स में डिफरेंस क्रिएट करके दे रहा है हर मैच में 20-25 रनों का, वो निकोलस पूरन ही है. एंड वो जब मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आएगा नंबर 4 नंबर 5 पे, उस टाइम पे जो स्पिनर्स होंगे हमारे, चाहे वो सुनील नारायण हो बीइंग अ वेस्ट इंडियन, चाहे वो सुयश शर्मा हो बीइंग अ लेग स्पिनर, जिसकी बॉल टर्न होकर अंदर आएगी फॉर निकोलस पूरन, ही हैज़ अ ग्रेट चांस ऑफ असर्टेन डोमिनेंस ऑन द पिच. ऑन द अदर हैंड, अगर वो आउट हो जाता है ना, then we have a great chance of finishing up LSG at least 10 runs below what they would like to finish. निकोलस पूरन का विकेट सबसे इंपॉर्टेंट होगा इन माय ओपिनियन, एंड उसका विकेट लेने के लिए पेसर्स स्पिनर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, बहुत क्रूशल होने वाले. सो गोइंग फॉरवर्ड टू द लास्ट सेगमेंट विच इज द प्रेडिक्शंस. बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, एंड आई एम श्योर सब लोग एग्री करेंगे कि यार समझ में नहीं आ रहा क्या बोले, चाहे तुम LSG फैन हो चाहे तुम KKR फैन हो. क्योंकि अगर तुम KKR फैन हो तो तुम कह रहे हो यार कि पिछले 3 मैच हम हारते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक सफ़र कर रहे हैं, इस टीम के साथ एक्सपीरियंस कभी अच्छा नहीं रहा है, तो मेमोरीज अच्छी नहीं रही है इनके साथ. अगर तुम LSG हो तो तुम कहोगे यार KKR इस साल GG फैक्टर लेके आई है, ठीक है, इस साल अच्छी लग रही है टीम, बहुत इंप्रूवमेंट है ऑन पेपर, तो और घर पे खेल रहे हैं तो हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते कुछ. मैं एक बोल्ड प्रेडिक्शन के साथ जाने वाला हूँ, बिकॉज KKR इज प्लेइंग एट होम, बिकॉज एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर विच पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड मे बी. गौतम गंभीर KKR में आ रहा है सो आ रहा है, बट कहाँ से निकल के आ रहा है? LSG से. एक जगह से गंभीर निकला, एक जगह पे गंभीर आया, मार्जिन डबल इफेक्ट होने वाला इस चीज़ का. आई थिंक इस चीज़ का फर्क डेफिनेटली पड़ेगा इस गेम पे. दैट इज हाउ आई बिलीव. आई कुड बी वेरी वेल रॉन्ग. आई थिंक एक इक्वली बड़ा चांस है LSG का कि वो इस मैच में हरा दे हम लोगों को, बट आई एम गोइंग टू बी बोल्ड एंड से ये मैच KKR फाइनली जीतेगी. दे विल फाइनली एंड द जिंक्स ऑफ LSG. वुड नॉट बी सरप्राइज अगर LSG चौथी विन ले जाती है तो, बट आई थिंक KKR के पास इससे बेटर चांस अभी तक नहीं था. दे आर द बेस्ट इक्विप्ड एवर टू बीट LSG at their home ground and finally end this jinx. So I'm gonna say KKR will win this game and will start off this home season rather for them, because ये 5 मैचेस लगातार घर पे होने वाले हैं, on a good note and prepare well for the Rajasthan game. Now that we have spoken a lot about cricket and IPL, now we'll move on to football. बहुत ही स्पेशल मैच की मुझे बात करनी है. Being a Barca fan, मैं स्टार्ट इस चीज़ से करूँगा, इस लाइन से करूँगा, एंड इफ़ यू अग्री विद मी कॉमेंट करना ज़रूर. From not even giving a chance to my team, from wondering कि जो बेस्ट केस सिनारियो होगा इस मैच का, वो होगा कि ड्रॉ हो जाए किसी तरीके से, या फिर चलो 2-1 भी हार जाए तो शायद हम लोग कम बैक कर लें. बेस्ट होगा क्या कि भाई 1-1 ड्रॉ हो जाए, 2-2 ड्रॉ हो जाए, किसी तरीके से बस ग्राउंड जीरो पे हम लोग ले जाए उनको. फ्रॉम दिस सेंटिमेंट टू नाउ वंडरिंग कि अगर हम लोग कैंप नो पे PSG को नहीं हराया तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट होगा, एंड फिर सेमीज में आके एटलेटिको को नहीं हराया तो वो भी एक डिसअपॉइंटमेंट होगा. दिस इज द बेस्ट चांस फॉर अस टू रीच द फाइनल्स, विच मीन्स नाउ दैट वी हैव बीटन PSG इन द फर्स्ट लेग, वी आइडियली शुड बी नॉट सेटलिंग फॉर एनीथिंग लेस देन द फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग. फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट, द एरोगेंट लिटिल बार्सिलोना फैन इन मी समहाउ वोक अप. ये मुझे लगता है पर्सनली, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल अग्री विद मी. इससे बेटर रिजल्ट हमें नहीं मिल सकता था PSG के अगेंस्ट उनके घर पे. इससे बेटर सेमीफाइनल का हम लोग को फिक्सचर नहीं मिल सकता. एटलेटिको मैड्रिड से चावी आज तक कभी हारे नहीं एज अ मैनेजर. तो बेस्ट पॉसिबल अपोनेंट हमें मिलने वाला है. अगर हमने, क्योंकि हमने अब इनको पहले लेग में हरा दिया है,
नाउ आई सी आवरसेल्व्स टारगेटिंग फॉर द फाइनल्स. आई एम नॉट सेइंग हम जाएंगे, बट वी शुड बी टारगेटिंग फॉर दैट एटलीस्ट. एंड आई वुड पर्सनली बी अ लिटिल डिसअपॉइंटेड अगर हम लोग अब फाइनल्स तक नहीं आते. तो 5 दिन पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि बार्सा फैन ये चीज़ बोल रहा होगा. बट दैट इज हाउ क्विकली टाइम चेंजेस. ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द लाइनअप्स. कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें थी मेरे लिए, आई एम नॉट गोइंग टू लाई. जल्दी से पीएसजी के लिए बात कर लेते हैं. डोनारूमा जो कि बहुत ही हॉरिफिक गेम गया है उनका. पीछे 3 एट द बैक था, वो फॉर्मेशन क्या था हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली. मार्किनियोस, हर्नांडेज, बेराल्डो, नूनो मेंडेस भी थे साथ में. ली, विटिनिया एंड रूइस इन द मिडफील्ड. एंड आगे जो है डेम्बेले, एम्बापे एंड एज अ फॉल्स 9 यू कुड से मे बी मार्कस असेंसियो. सो असेंसियो का यहाँ पे होना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. बट अगर बार्सा की बात करूँ, मैंने 2-3 चीज़ें और एक्सपेक्ट नहीं करी थी भाई. टर्स स्टेगन स्टार्ट करा, समझ में आता है. कुबार्सी, अराहो, कुंडे स्टार्ट कर रहे हैं ऑफकोर्स. उसके बाद गुंडोगान एंड डियोंग इन द डबल पिवट समझ में आ रहा है मुझे. लेफ्ट साइड पे होंगे कैंसेलो, राइट साइड पे यमाल, बिल्कुल सही बात है. अप टॉप होने वाले हैं लेवेंडोस्की. जो 2 होल्स में जो प्लेयर होते हैं बिहाइंड द स्ट्राइकर, एक रफीनिया था विच आई थिंक मेरे हिसाब से प्रीव्यू में कहा था स्टार्ट नहीं करना चाहिए, उसको एज अ सब आना चाहिए फॉर यमाल. प्रूव्ड मी कंप्लीटली रॉन्ग एंड आई एम सो हैप्पी. द सेकंड पिक विच वाज सर्जी रोबर्टो. ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि रोबर्टो को स्टार्ट करेंगे. मैंने पर्सनली कहा था कि रफीने की जगह यहाँ पे फीलिक्स रखो एंड दूसरे साइड पे या तो पेड्री को स्टार्ट करा दो इफ ही इज फिट, या फिर फर्मिन लोपेस को, या फिर क्रिस्टियंसन को स्टार्ट करके गुंडोगन को आगे शिफ्ट कर दो. चावी ने इनमें से कुछ भी नहीं करा. चावी ने सर्जी रोबर्टो को आगे खिलाया. एंड दिस कुड हैव बीन अ डिजास्टर क्लास अगर ये अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होता. बट ये इतना परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ है ना कि चावी को सारा क्रेडिट मिलना चाहिए इस चीज़ का. मैंने खुद अपने पॉडकास्ट में कैसे कहा है कि आई थिंक चावी को अब जाना चाहिए. हम लोग को बार्सा को अगर नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना तो चावी इज़ नॉट दैट गाय. मैंने क्रिटिसाइज करा है चावी को बहुत ज़्यादा, बट इट मेक्स मी सो हैप्पी दैट इन दिस गेम चावी हैज़ प्रूव्ड मी कंप्लीटली रॉन्ग. एंड एज अ बार्सा फैन, अगर बार्सा का कोई लेजेंड मैनेजर बन के उनको यूसीएल फाइनल तक लेके जा रहा है, इससे बेटर स्टोरी नहीं हो सकती भाई. तो फर्स्टली सो हैप्पी फॉर चावी कि उसने जो भी गट्सी कॉल्स ली, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आगे के जो सब्स्टिट्यूशंस थे इतने अच्छे से इंप्लीमेंट हुए. एवरी सिंगल वन ऑफ इट पेड ऑफ. एंड व्हाई इज इट इवन मोर स्पेशल बिकॉज लुइस एनरिके के अगेंस्ट, पीएसजी के अगेंस्ट, उनके घर पे जाके हमने ये चीज़ करके दिखाई है. तो ये तो बात होगी लाइनअप्स की. नाउ लेट्स डाइव इनटू द गेम. ठीक है, फर्स्ट हाफ की बात करते हैं. पहले तो सेटअप्स की बात कर लेते हैं. बार्सिलोना वर इन अ 3-2-4-1 वाइल गोइंग फॉरवर्ड, जो कि हमने हमेशा देखा है. आज की डेट में फुटबॉल में ना एक कोई फिक्स फॉर्मेशन नहीं होती है, ट्रांजिशंस पे होती है. आगे जाते वक्त एक फॉर्मेशन है, पीछे तो कोई और फॉर्मेशन होती है. तो आगे जाते वक्त वन पोजीशन इट वाज अ 3-2-4-1. डबल पिवट में वहाँ पे डियोंग और गुंडोगान थे, आगे रोबर्टो एंड रफीनिया. जब पीछे आ रहे थे इट वाज अ टिपिकल 4-4-2. कभी कभी 4-3-3 में भी आ जा रहे थे जब रोबर्टो, डियोंग एंड अपना गुंडोगान एक बीच में इंटीरियर्स एंड पिवट वाला सीन बना रहे थे, ट्रायंगल बना रहे थे. बट दिस वॉज फॉर बार्सिलोना. फॉर पीएसजी जब वो आगे जा रहे थे अटैक पे, दे वर इन अ 3 एट द बैक फॉर्मेशन. और हमने डिस्कस करा था प्रीव्यू में कैसे यही मोस्ट लाइकली होने वाला है बिकॉज हकीमी नहीं होगा. एंड 3 एट द बैक में बेराल्डो, हर्नांडेस एंड मार्किनियोस थे. नूनो मेंडेस वुड शिफ्ट अपवर्ड्स. जब वो लोग डिफेंड कर रहे थे तब नूनो मेंडेस पीछे आके 4 एट द बैक क्रिएट कर रहा था पीएसजी के लिए. इंटरेस्टिंग पॉइंट वॉज गोइंग फॉरवर्ड, नूनो मेंडेस वुड कवर द लेफ्ट विंग. डेम्बेले जो कि बेसिकली इट वॉज अ 3-4-1-2 जब पोजीशन में थे, तो विच मीन डेम्बेले एंड एम्बापे दोनों सेंटर फॉरवर्ड्स थे और उनके पीछे जो होल था वहाँ पे असेंसियो खेल रहा था. काइंड ऑफ व्हाट एमएनएम यूज्ड टू प्ले. बट वहाँ पे हम लोग फ्री रोल्स देख रहे थे काफ़ी सारे. नूनो मेंडेस आगे चला जाएगा लेफ्ट विंग पे, डेम्बेले शिफ्ट होकर राइट विंग पे चला जाएगा, एम्बापे को फ्री रोल दे दिया गया, असेंसियो पीछे से आगे फॉरवर्ड बॉक्समैन बनाएगा. ये तो हो गया हमारा टैक्टिकल रन्स क्या थे, टैक्टिकल प्ले क्या था. अब हम लोग आते हैं मैच में एक्चुअली हुआ क्या. बिकॉज हमने क्रिटिसिज्म जो दिया है बार्सा का इन दिस सीजन इन यूसीएल पर्टिकुलरली, इट हैज़ बीन कि बार्सिलोना स्टार्ट नहीं करती गेम को अच्छा. चाहे वो कोई घटिया टीम हो चाहे कोई अच्छी टीम हो, हमेशा स्टार्ट बहुत लूजली करती है. इस मैच में बार्सा ने एग्जैक्टली उसका उल्टा करा है. आई थिंक बार्सिलोना लिटरली डोमिनेटेड फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड इटसेल्फ. चाहे वो रफीनिया का 1-1 चांस हो वेरी अर्ली इन द गेम, पहले के 7-8 मिनट के अंदर ही, या उसके बाद एक गोल लाइन क्लियरेंस हो फ्रॉम नूनो मेंडेस जो कि आई थिंक कॉर्नर से आ रही थी. आई थिंक नूनो मेंडेस पहले के 15-20 मिनट में ही वाज ऑन फायर भाई.
नूनो मेंडेस अकेला, चाहे वो डिफेंस के टाइम पे बात हो चाहे गोइंग फॉरवर्ड हो, नूनो मेंडेस वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर पीएसजी गोइंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एज वेल. बट पॉइंट वही है, नूनो मेंडेस आप मतलब उंगली पे गिन सकते हो कितने प्लेयर्स अच्छे थे. कई लोग एम्बापे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं कहूँगा एम्बापे वाज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर बार्सिलोना व्हेन पीएसजी वर अटैकिंग, एंड आई वुड स्टिक टू दैट स्टेटमेंट. सेकंड हाफ में जाके एम्बापे घोस्ट करने लगे, वो अलग बात है. फर्स्ट हाफ में आई थिंक थोड़ा अनफेयर क्रिटिसिज्म मिल रहा है उसको. बट ये गिनती ये 2 प्लेयर हैं. डेम्बेले जो आगे जा रहा है लेकिन भाई बॉक्स के अंदर नहीं आ पा रहा, टिपिकल डेम्बेले. अपार्ट फ्रॉम दीज 2 प्लेयर्स और कोई बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करके दे नहीं रहा था टीम में, ऑल्दो पोजीशन पीएसजी का ज़्यादा था. अगर मैं बारसा की बात करूँ, यू हैड सो मेनी प्लेयर्स. रफीना हो गया, लेवेंडोस्की जिसने ऑल्दो गोल नहीं मारा बट हिज गेम ऑन द फील्ड वाज स्टेलर. रफीनिया, लेवेंडोस्की, लमीन यमाल, कुंडे, कुबार्सी ने जिस तरीके से डेम्बेले को टैकल कर रखा था, डियोंग बीइंग हिज नेचुरल सेल्फ, गुंडोगान एडिंग द वर्क रेट देयर, इतना बढ़िया लग रहा था. एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी. एंड द स्टैंड आउट फीचर टैक्टिकली स्पीकिंग फॉर मी इन द फर्स्ट हाफ फॉर बार्सिलोना वाज दे वर जस्ट सो गुड इन ट्रांजिशंस. जब आगे जा रहे हो काउंटर अटैक पे 4-5 लोग फायर अप कर रहे हैं, क्रिएटिंग मोर ऑप्शंस टू पास. जब डिफेंड कर रहे हो तो 5-6 लोग बॉक्स के अंदर पड़े हुए हैं संभालने के लिए. द मूवमेंट ऑफ द बॉल वॉज जस्ट सो गुड फॉर बार्सिलोना. इट वॉज सो फ्लूइड, इट वॉज सो सीमलेस कि पीएसजी एट ऑल टाइम्स वर आउटक्लास्ड, आउटप्लेड एंड आउटनंबर्ड ऑन द पिच. कमिंग टू मोर स्पेसिफिक्स, जब वो पहला गोल आता है वंस अगेन ऑन द काउंटर, जो एक क्विक ट्रांजिशंस की वजह से हमने जो एडवांटेज गेन करी ना, हमने प्रीव्यू में डिस्कस करा था ये कैसे बारसा शुड बी ओपन फॉर क्विक काउंटर्स, हमेशा पोजीशन पे ही लेके मत चलना. आई थिंक बारसा ने पीएसजी को उनके गेम पर ही हराया है. क्विक ट्रांजिशंस पे पेसी विंग्स ऑन द काउंटर गोल करो. बार्सिलोना ने उनको उनके घर पे जाके उनके गेम पे हराया है. दैट इज द बिगेस्ट विन फॉर मी. लमीन यमाल क्रॉस डालता है, डोनारुमा हु वाज हैविंग अ हॉरिफिक गेम ऑलरेडी, डिसीजन सही था इन माय ओपिनियन आगे जाके बॉल को नेगेट करने का, बट कुड नॉट एग्जीक्यूटेड करेक्टली, एंड वहाँ पे क्रिटिसिज्म आएगा बिकॉज फिर बॉल रफीना को मिल जाती है एक खाली गोल पे. एंड आई एम श्योर यू वुड अग्री विद मी, कितनी सारी 100 इंस्टेंसेस ऐसी थी भाई गेम में जहाँ पे डोनारुमा गोल के सामने नहीं था, गोल खाली था. दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, डोनारुमा का फ्लॉ था इसमें. रफीना विद अ ग्रेट फिनिश स्कोर्स द फर्स्ट गोल, क्रेजी एक्साइटमेंट. वहां से जो डोमिनेट करा है बार्सिलोना ने फर्स्ट हाफ को, कोई चांस ही नहीं था एम्बापे या फिर डेम्बेले या फिर किसी के पास भी स्कोर करने का. एक ऑब्जर्वेशन फ्रॉम पीएसजी's पर्सपेक्टिव, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं एम्बापे को फर्स्ट हाफ में, व्हाई आई थिंक ही हैड अ गुड फर्स्ट हाफ वाज ही वाज लिटरली द ओनली गाय हु वाज लुकिंग लाइक ही वुड थ्रेट विद अ गोल. द प्रॉब्लम वाज आई थिंक पीएसजी वर मिसिंग अ प्रॉपर नंबर 9, एंड ये कमी फिर इन लोगों ने सेकंड हाफ में कमी नेगेट कर दी जब ये लोग अपना बेराल्डो को लेके आए थे, नहीं बारकोला को लेके आए थे, बारकोला को लेके आए थे एंड राइट विंग पे उसको शिफ्ट कर दिया था, एम्बापे को बीच में आए थे, डेम्बेले शिफ्ट कर दिया लेफ्ट विंग. फर्स्ट हाफ में कोई प्रॉपर सेंटर फॉरवर्ड था नहीं, विच मेंट कि जब भी एम्बापे बॉक्स तक पहुंच रहा है ही हैज़ नोबडी टू पास द बॉल टू. बॉक्स के अंदर और कोई पीएसजी का प्लेयर है ही नहीं, 5 लोग बारसा के, अकेला एम्बापे. That meant that they were lacking a presence in the box which was to be fulfilled by number 9. नंबर 9 की कमी वहाँ पर दिख रही थी. एम्बापे अकेला 5 लोगों से कैसे ही बढ़ेगा, मेसी थोड़ी है. तो वो चीज़ वहाँ पे मुझे लगा था टैक्टिकली लुइस एनरिके मिस आउट कर गया था, जो कि उसने करेक्ट कर दी हाफ टाइम पे आती जब एसेंसियो को सब ऑफ कर दिया था. तो एंड इसका फ़ायदा उठाया बारसा ने. अगर मैं स्टैटिस्टिकली भी आपको अगर बताऊँ 48% पोजीशन था, पोजीशन ज़्यादा नहीं था, 10 शॉट लिए, 3 ऑन टारगेट थे, XG 0.82 का था, पीएसजी का XG सिर्फ 0.35 का था, सिर्फ 0.35 का, जबकि उन्होंने भी 3 शॉट ऑन टारगेट एंड 8 शॉट टोटल में लिए हैं. जस्ट गोज ऑन टू शो कि कितने सारे टारगेट्स, कितने सारे शॉट्स जो हैं वो ब्लॉक ऑफ हुए होंगे. तो बारसा ने कंप्लीटली आउटप्ले कर रखा था पीएसजी को फर्स्ट हाफ में. आई वुड से डोनारुमा का, कुड यू आर्ग्यू कि डोनारुमा ने सिंगल हैंडेडली गेम थोड़ा रुइन कर दिया पीएसजी के लिए? आई वंडर, आई वुड लव टू नो इन द कमेंट्स. सेकंड हाफ पे आते हैं. एज आई सेड बिफोर, बारकोला अंदर आ जाता है, एसेंसियो को हटा देते हैं, विच मीन डेम्बेले अब लेफ्ट विंग पे आ जाएंगे. ठीक है, एम्बापे को फ्री रोम मिला हुआ है बीच में, राइट विंग पे हमारे बारकोला है. जैसे ही गेम शुरू होता है 45th मिनट टू 60th मिनट, ये 15 मिनट की बात कर लो तुम, ये अकेला ऐसा फेस था जहाँ पे पीएसजी ने डोमिनेट करा है एंड रुलाया है बारसा को.
2 बैक टू बैक गोल्स, पहला गोल जहाँ पे अराहो क्लियरेंस करने की जगह एक वन टच पास खेलता है। अब ये बारसा डीएनए के अंदर है, तो आई डोंट ब्लेम हिम, बट लॉजिकली इन हाई स्टेक गेम यू वुड वांट टू क्लियर दैट बॉल अवे, बट क्योंकि अराहो ने ऐसा करा कि हमें उसे क्रिटिसाइज करना चाहिए। मतलब अगर हम लोग हमेशा कहते आ रहे हैं एज अ बारसा फैन कि हमें अपने डीएनए में प्राइड लेनी चाहिए, हमें अपना स्टाइल ऑफ प्ले ब्यूटीफुल करना चाहिए, आई मीन दिस इज अ पार्ट ऑफ इट, सो डील विद इट। एंड डेम्बुलेंस आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, आफ्टर all the love that he got from Barcelona, from Xavi and all the fans. पहली बात तो ग्रेट फिनिश भाई, मैं कोई फिनिश में कोई कंप्लेन नहीं करूंगा। 2 things to say here, फिनिश तो बैंगर थी भाई, कोई क्वेश्चन नहीं उसमें। क्या टर स्टेगन बेटर कर सकता था? टर स्टेगन का मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आई नो वो गोल बहुत अच्छा था, जो भी था अनएक्सपेक्टेड था, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है टर स्टेगन थोड़ा बेटर कर सकता है यार, थोड़ा बेटर कर सकता है यूसीएल में। वो मुझे लगता है थोड़ा बेटर यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो सकता था। सेकंड पॉइंट, डेम्बेले ने जिस तरीके से सेलिब्रेट करा है, एब्सोल्युटली नो रिस्पेक्ट फॉर बार्सिलोना। एंड पता है यहाँ पे एक एथिकल डिलेमा आ जाता है कि वो गलत भी तो नहीं है, बिकॉज वो अपनी करंट टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ही हैज़ टू गिव इट हिज ऑल टू हिज टीम। एंड उस प्रोसेस में अगर वो सेलिब्रेट करता भी है तो वो पूरे अपने हक में है। बट फिर एक वो बात भी होती है कि आपको थोड़ी रिस्पेक्ट भी दिखानी चाहिए अपने क्लब के लिए, पुराने क्लब के लिए, जिसने आपको इतनी रिस्पेक्ट दी है। चावी के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाया था। तो मैं दोनों पर्सपेक्टिव समझता हूँ, बट एज अ बार्सा फैन ऑफ कोर्स यू वुड बी टेम्प्टेड टू फील कि यार नहीं करना चाहिए सेलिब्रेट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब सेकंड गोल आता है विटिनिया का, इट वॉज अ वेल क्राफ्टेड गोल, बढ़िया गोल था, बट आई वंडर वाई इतनी स्पेस क्यों थी। मतलब वो विटिनिया जब उस स्पेस पर रन बनाने से पहले हमें दिख गया था, सबको दिख गया था कि भाई वो इतने बड़ा स्पेस खाली छोड़ा हुआ है राइट साइड पे बॉक्स के, कोई एक बंदा वहाँ पे रन बनाएगा, सिंपल पास है, गोल हो सकता है। तो आई थिंक डिफेंडर्स कुड हैव अरेंज्ड देमसेल्व्स इन अ बेटर ऑर्डर। वो गोल आता है वंस अगेन टर स्टेगन, क्या वो बेटर कर सकता था? आई वंडर, एम आई आस्किंग फॉर टू मच? आई डोंट नो, आई जस्ट फील कि शायद बेटर कर सकता था। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज विटिनिया गोल मारता है, सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट पता है कौन कर रहा है क्राउड के पास जाके? वंस अगेन डेम्बेले। तो डेम्बेले भाई, मतलब ही हैड नो मर्सी फॉर बार्सिलोना, नो एथिकल ऑब्लिगेशन। एंड आई रिमेंबर दोज डेज जब सब कहते थे डेम्बेले को रखो टीम में, बढ़िया प्लेयर है, एंड आई वॉज अगेंस्ट द वर्ल्ड। एंड मैं कहता था मुझे बंदा पसंद नहीं है, एंड आई फील सो हैप्पी दैट आई हैव बीन प्रूवन राइट, दैट आई हैव बीन रिडीम्ड फॉर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट दिस गाय। एनीवे, जब ये 2 गोल आते हैं, एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी थी फॉर बार्सिलोना टू से कि यार नहीं भाई नहीं है, दिन आ गए वापस लाइन पे, अब तो हारना ही है। बट दैट इज व्हेन ऑन द 60th मिनट चावी 2 सब्स्टिट्यूट्स करता है, क्रिस्टेंसन अंदर आता है, पेड्री अंदर आता है। गेस व्हाट, आई थिंक क्रिस्टेंसन बाद में आता है, फीलिक्स अंदर आता है, पेड्री अंदर आता है। पेड्री विद दैट मैजिकल लॉब ओवर द डिफेंस, रफीनिया विद दैट मैजिकल रन, बट मोर इम्पॉर्टेंटली दैट फिनिश ऑन द वॉली, फर्स्ट टच। भाई रफीनिया ने फाइनली प्रूफ दे दिया कि वो ब्राजीलियन है, फाइनली प्रूफ दे दिया, एंड इट वॉज वर्थ इट। मज़ा आ गया वो गोल देख के भाई। अनरियल गोल, अनरियल क्लच परफॉर्मेंस बाय रफीनिया। मैंने इस सीजन में हर बार ये कहा है कि आई डोंट लाइक रफीनिया एट ऑल, बट समहाउ ही इज़ दैट गाय जो कि बहुत क्रिएट करके दे रहा होता है लोगों के लिए, एंड आई स्टिल डोंट लाइक हिम। बट उसने मेरी बोलती बंद कर दी। मतलब अगर ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हो तो कोई कंप्लेंट करने का कोई एरिया है ही नहीं भाई। तुमने 2 क्लच गोल्स मार के दिए इन अ यूसीएल नॉकआउट गेम। कोई ऐसा स्टैट था कि 2015 के बाद अब हम लोग जाके कोई अवे यूसीएल नॉकआउट गेम जीते हैं? इज दैट ट्रू? प्लीज कंफर्म इन द कमेंट्स। थैंक्स टू रफीनिया भाई। मतलब हम लोग लेवल करते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ टाइम बाद देखते हैं कि क्रिस्टेंसन सब इन हो जाता है, एंड फिर एक और सब्स्टिट्यूशन बाय चावी विच प्रूव्स करेक्ट, बिकॉज फिर वो बंदा कॉर्नर से हेडर मारता है, अ ग्रेट हेडर, मार्किनियोस कंप्लीटली बीटन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, ग्रेट बॉल बाय गुंडोगान, एंड वहाँ से देयर वाज नो लुकिंग बैक, बिकॉज उसके बाद बार्सिलोना वाज जस्ट सो स्मार्ट विद देयर गेम। क्रिस्टेंसन गोल मारता है, आखिरी के 15 मिनट में तो पीक हराम बॉल खेली हमने, कि मतलब मुझे याद है 85वें मिनट के आसपास हम लोग लाइव स्ट्रीम ही कर रहे थे। राइट विंग पे रफीनिया जो है लेवेंडोस्की के साथ 1-2 करके बॉल आगे लेके जा रहा है, फिर घूम के एकदम कॉर्नर के पास आके पीएसजी के घूम के वापस बॉल टर स्टेगन तक गई है। ये हरकतें करी है हम लोगों ने, एंड कोई गलत नहीं है इसमें भाई, हर टीम करती है। सो अगर डेम्बेले सेलिब्रेट कर सकता है एथिकली, वो राइट है, तो ये भी राइट है। एंड सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी मेच्योर परफॉर्मेंस बाय बार्सा यार।
In fact, I'm tempted to say it was one of the best performances from Barca in the UCL this season. Especially given कि हम away game खेल रहे एक बड़ी टीम के अगेंस्ट. And I had no expectations of us winning. मुझे लगा था हम लोग या तो हारेंगे 2-1 या तो एट मैक्स ड्रॉ हो जाएगा. बट फर्स्ट इतना हाई स्कोरिंग गेम होना एंड सेकेंडली इस हाई स्कोरिंग गेम के रिजल्ट में हमारा जीतना. आई एम स्टिल स्पेल बाउंड बाय दिस परफॉर्मेंस. दिस इज जस्ट नियर टू परफेक्शन भाई. I think all Barca fans would agree. And in saying that, I will end where I began this video or this segment. अगर हम लोग कैंप नो तो नहीं, ओलंपिक स्टेडियम में अपने घर पे PSG को हराते नहीं हैं, और हराने से मेरा मतलब है ओवर 2 legs. ये नहीं कि मतलब उस मैच में जीतना है. 0-0 ड्रॉ कर दोगे तो भी हम क्वालिफाई कर जाएंगे. अगर हम लोग उनको ओवर द 2 legs हरा के क्वालिफाई नहीं करते फॉर द सेमीज, फ्रॉम जस्ट 1 day बैक जहाँ पे मैं सोचा था कि हम लोग किसी तरीके से सिर्फ 1-0 के मार्जिन से पहुँच जाएं एट होम, टू नाउ सेइंग कि हम लोग को अगर नहीं हराया हमने PSG को तो हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट होना चाहिए. वी हैव कम अ लॉन्ग वे एंड द रियलिटी ऑफ द मैटर इज, अगर हम इस टीम के साथ उनको उनके घर पे हरा सकते हैं ना, तो डेफिनेटली अपने घर पे तो हराना ही चाहिए. एंड वी शुड बी डिसअपॉइंटेड अगर हम नहीं करते हैं तो. एंड अगर हराते हैं तो एटलेटिको के अगेंस्ट भी फेवरेट्स हम ही होंगे, लिख के ले लो, प्रोवाइडेड कि एटलेटिको पहुंचती है. सो ऑल इन ऑल दिस वॉज a perfect day for Barcelona fans. After so long, we have had a great European night, from getting humiliated in the group stages, then in Europa League, to now having a possibility of making it to the finals. I know we don't associate the word underdog with Barcelona, but this is genuinely one of the biggest underdog stories of this year. Like it or not. Let's see what the future holds. On that note, I'm going to end this podcast. Hope you all liked it. एनालिसिस पसंद आई हो, चाहे क्रिकेट की हो चाहे फुटबॉल की हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. हम लोग हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को पॉडकास्ट रिलीज़ करते हैं विदाउट एनी फेल. एंड जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए इस चैनल से, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसको भी चेकआउट करिए. उस पॉडकास्ट में कमेंट करके बताइए आपको वो पॉडकास्ट कैसा लगा.